आप सभी लोगों को नमस्ते और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन से और देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। हम पहले ही बोल देना चाहते हैं कि आज का भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, जिससे कि क्या होगा कि आप उन सब चीजों को समझ पाए तो आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज आप देखे होंगे कि ईसीजी हमारा जो होता है एक टेस्ट होता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं हृदय की जो कार्डियल एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, तो किंग ईसीजी रिप्रेजेंट करता है। आप सभी लोग जानते होंगे ईसीजी की जब कभी भी बात होती है किसकी बात करते हैं, तो हम ईसीजी की बात करते हैं। समझना गौर से जो मैं कह रहा हूं। ईसीजी हमारा क्या है, तो कहेंगे अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसको ईसीजी कराना होता है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या है, तो मेरे भाई ये हमारे हार्ट से रिलेटेड संबंधित टेस्ट है। ये हार्ट से रिलेटेड संबंधित टेस्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारे हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मामला ये है कि अगर हम ईसीजी कराते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो डॉक्टर आपको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन डॉक्टर लोग इन सब चीजों को समझ लेता है, इसे ग्राफ से ही समझ लेता है। तो आप ईसीजी कराने जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ क्या होता है, तो ग्राफिकल एक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में ईसीजी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपके जो कार्डियल एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपके कार्डियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके कार्डियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कहेंगे कार्डियल एक्टिविटी, कार्डियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको मेरे भाई किसी भी सूरत में ध्यान रखना कि आपका हार्ट जो है वो कैसे काम कर रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर बात आती है कि सर ईसीजी अगर हम लोग कराते हैं तो उसके जो ग्राफ बनते हैं वो एक्चुअली में ग्राफ कैसा होता है, एटलीस्ट उतना तो हम लोग को पता होना चाहिए। हम यहां पर बात करते हैं जब आप कोई ईसीजी कराता है, जब कोई ईसीजी कराता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मैं थोड़ा सा ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूं और इसी ग्राफ का वो पॉइंट्स आपका पूछा गया है, इसी ग्राफ का वो पॉइंट्स पूछा गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे करके ग्राफ हमारा ऊपर जाता है, फिर ग्राफ हमारा नीचे, फिर ग्राफ इस तरीके से हमारा आएगा, ऐसे करके हमारा ग्राफ जाता है, ऐसे करके हमारा ग्राफ होता है, ध्यान रखना। अब ये जब ग्राफ आप देखते होंगे, जब ईसीजी करा करके लाते हैं तो पेज में आप देखते होंगे ऐसा ही ग्राफ बहुत सारा बना हुआ रहता है। तो इसी में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको बोल दिया गया क्या, तो P, और इसको बोल दिया क्या, एक तो हमारा P है, दूसरा हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर Q है, तीसरा हमारा क्या होता है यहाँ R होगा, चौथा हमारा S होगा और पांचवा हमारा यहाँ पर T होगा। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है, तो आपसे QRS के बारे में पूछा गया है। आपसे मेरे भाई इसके बारे में पूछा गया, इस रीजन के बारे में पूछा गया है कि अगर ग्राफ हमारा ऐसा ऊपर चढ़ता है तो ऐसी परिस्थिति में बताइए कि ये किस चीज को शो कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो QRS के बारे में पूछा गया है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है जब ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ चढ़ता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये वो रीजन है जिसको आप QRS रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कह रहे हैं, तो QRS, ये QRS रीजन की हम बात कर रहे हैं। और ये वो रीजन है ग्राफ में, ये ग्राफ में वो रीजन होता है जो ग्राफ किसको बताता है कि जो किसी का वेंट्रिकल कहने का मतलब क्या होता है, आप दायां आलिंद दायां नीले पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही बायां आलिंद बायां नीले होता है। तो यहां वेंट्रिकल की बात करते हैं, नीले की बात करते हैं। तो मेरे भाई ये शो करता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। ये किसको बताता, कहेंगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर बढ़ता है और ये ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेरे इसी को वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को ही दूसरा नाम क्या कह दिया जाता है, तो इसी को बोल दिया जाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इस बात को ध्यान रखें। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हम लोग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने के लिए जाओगे तो आपसे एक्चुअली में ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर रहा था, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। लेकिन यहां पर नीला था, यहां आलिंद, आलिंद में अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो कहां पे होता था, P शो करता है कि आलिंद में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और QRS शो करता है कि हमारा वेंट्रिकल में
ये नीले में हमारा कंट्रैक्शन हुआ है। कंट्रैक्शन तो यहां भी हुआ, यहां भी ऊपर गया, तो यहां जो गब्जी ग्राफ ऊपर जाएगा तो कंट्रैक्शन होगा, नीचे जाएगा तो हमारा एक्सपेंशन होता है, यानी कि वो फैलता है। तो यहां पर हमारा कहीं ना कहीं यहां भी कंट्रैक्शन हुआ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बात आपको समझना है कि यहां पर पी जगह पर जो हुआ है तो इसमें हमारा कौन, तो कहेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के नाम हमारा जो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहां करेगा, जो पी हमारा रीजन है। क्यू आर एस हमारा वेंट्रिकल के लिए होगा, नीले के लिए, आलिंद के लिए, तो ये हमारा नीले के लिए है। उसके बाद हमारा आता है टी। टी में मेरे भाई क्या होता है कि दोबारा से रीपोलराइजेशन होता है। ये कहीं ना कहीं ये इस बात का सूचक है, इस बात का ये सूचक है कि जो हमारा टी है ये किस बात को दिखाता है, तो वेंट्रिकल हमारा रीपोलराइजेशन, यहां डिपोलराइजेशन नहीं होगा, यहां रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो मेरे भाई फिर से एक बार वेंट्रिकल डिपोलराइज, एक बार तुम्हारा ऊपर गया है, दोबारा हमारा जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। रीपोलराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस ग्राफ से ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना पी क्यू आर एस, ये क्यू आर एस पर क्वेश्चन पूछा था, टी पर भी पूछ सकता है, पी पर भी पूछ सकता है। वैसे इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं किस लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इस लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना कि प्रैक्टिस हर एक लेवल के क्वेश्चंस पर आपको कर लेना है, ठीक है। हमने बोला है कि क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा और अच्छा रखने के लिए, चूंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो हमारे यूज का नहीं होगा। हम लोग चाहेंगे कि हमेशा हमारे क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो लेवल में होने चाहिए। हमने इस चीज के लिए बोला है, इसलिए किसी को हताश नहीं होना और सभी क्वेश्चंस को बारीकी से हम पढ़ाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला हमारा कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है जेनेटिक कोड क्या होता है। अब जेनेटिक कोड क्या है मेरे भाई, कोड करना, आप कहते हैं ना किसी भी प्रोग्राम को कोड करते हैं सिस्टम में, आप कंप्यूटर पर बैठे किसी भी प्रोग्राम को कोड डिकोड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वैसा ही होता है। यहां जेनेटिक कोड कहने का मतलब है कि आप किसका कोड करते हैं, तो जेनेटिक कोड क्या है, एक लैंग्वेज है, किसका, डीएनए का एक लैंग्वेज होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। जब जेनेटिक, आपने सुना होगा जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था मेरे भाई, आपने ये बात सुना होगा जेनेटिक कोड का खोज किसने किया, ये बात तो आपने सुना ही होगा कि जेनेटिक कोड का खोज किसने किया, तो कहेंगे जेनेटिक कोड का जो खोज किया था ये किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो हरगोविंद खुराना को जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हरगोविंद खुराना को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जेनेटिक कोड का जो खोज किया हरगोविंद खुराना, और बीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए आने की संभावना भरपूर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसको तो 1968 में इसके कोड के लिए 1968 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1968 में इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ये बात याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चंस कई बार पूछता है। आपको मजाक लग रहा है, हम सीरियसली कह रहे हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है ये लाइन, इस बात को ध्यान रखना कि जेनेटिक कोड का खोज किसने किया, तो कहना हरगोविंद खुराना ने किसका खोज किया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक कोड क्या है, तो मेरे भाई आपको सीधा समझना है कि ये हमारा क्या है, तो डीएनए का लैंग्वेज कहा जाता है, इसको हम लोग डीएनए का लैंग्वेज कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो हमारा डीएनए होता है उस डीएनए का क्या कहेंगे, नासिर जी चलिए, तो ये डीएनए का क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का डीएनए का हमारा क्या कहेंगे, यहां पर लैंग्वेज है, इस बात को आप ध्यान रखें। डीएनए का लैंग्वेज है जिसको कोड किया जाता है, तो डीएनए के लैंग्वेज को अगर हम कोड करते हैं, जिस लैंग्वेज में कोड करते हैं, जिस वर्ड में कोड करते हैं, उसको हम लोग कोडोन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। ये मेरे भाई क्या है, तो ये वर्ड है, इस बात को ध्यान रखना, ये वर्ड होता है। डीएनए के लैंग्वेज को कोड करने के लिए एक लैंग्वेज वर्ड होता है जो कि हमारा कोडोन होता है। लेकिन डीएनए को जब कोड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्योंकि डीएनए को अगर आप कोड करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जिस प्रोसेस से ये हमारा होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से हम जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। वैसे भी आप एक बात जानते होंगे कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यह हमारा एमआरएनए का निर्माण होता है। अब एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, एक तो हमारा डीएनए से हमारा यहां एमआरएनए बना, डीएनए से हमारा क्या बना, एमआरएनए बना, उसमें लेकिन कोड उसमें क्या किया गया, तो उसमें कोड किया गया, और कोड कर रहे हैं तो हम कोडोन वर्ड जो हमारा यूज किया गया इसमें। अब यहां पर डीएनए से आरएनए बना, तो हम लोग जानते हैं कि आरएनए से फिर हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए से हमारा किसका संश्लेषण होता है, तो यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर प्रोटीन का भी निर्माण हुआ, इस बात को हम समझते हैं। तो मेरे भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि आनुवांशिक कूट की क्या विशेषता है। तो बोला गया यह एक ट्रिपलेट होता है, यानी 3 क्षारक मिलकर के एक एमिनो एसिड का कोड करता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, 3 क्षारक मिलकर के इसमें ये कोड करता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो जेनेटिक कोड हमारा ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा जेनेटिक कोड जो होता है ये ट्रिपलेट होता है, और इसमें 3 क्षारक मिलकर के जो हमारा नाइट्रोजीनियस बेस होता है, जिसको क्षारक आप कहते हैं, वो मिलकर के हमारा एक एमिनो एसिड को कोड करता है। इस बात को ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बात ध्यान रखना कि यह यूनिवर्सल है, यानी सभी जीवों में लगभग ये ऐसा ही होता है जेनेटिक कोड के लिए। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, यह क्या है, तो डिजेनरेट है, यानी कुछ एमिनो एसिड एक से अधिक प्रकटों को कोडित कर सकता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन के वैसे आंसर जो दे रखा है वो डी आपका दे रखा है। इतना बात आप समझ लीजिए, आगे चलते हैं। अगला है कि डीएनए की संरचना में प्यूरिन और पैरिमिडीन पैरिमिडीन की बात करते हैं, ये क्या है। तो हम लोग जानते हैं, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। अगर डीएनए की संरचना की बात करते हैं तो ये डबल हेलिक्स होता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। ये इसकी आकृति कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है, हेलिकल होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब मामला क्या है मेरे भाई कि जो डीएनए हमारा होता है इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होता है। डीएनए में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फॉस्फेट, शुगर वगैरह सब कुछ होता है, नाइट्रोजीनियस बेस भी होता है, और इसी नाइट्रोजीनियस बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हम यहां पर बात करते हैं जो डीएनए हमारा होता है इसमें क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होता है, और ये नाइट्रोजीनियस बेस हमारा जो होगा अलग अलग हमारा ग्रुप में होता है। नाइट्रोजीनियस बेस को अगर देखेंगे तो यही नाइट्रोजीनियस बेस हमारा किस रूप में होता है, तो एक तो हमारा प्यूरिन होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, यहां पर पैरिमिडीन की हम बात करते हैं। एक तो प्यूरिन हुआ, दूसरा पैरिमिडीन होता है। लेकिन जब प्यूरिन की हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि प्यूरिन किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो एडेनिन और ग्वानिन का कॉम्बिनेशन होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये किसका कॉम्बिनेशन, तो एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन की बात करते हैं तो एडेनिन और ग्वानिन की अगर हम बात करते हैं तो ये मिल करके क्या करता है, प्यूरिन का निर्माण करता है। और पैरिमिडीन की अगर बात करते हैं इसके लिए हमारा थायमिन होगा। इसके लिए हमारा क्या होगा कि यहां पर ध्यान रखें मेरे भाई, हम यहां पर थायमिन की बात करते हैं, साथ में आप यूरासिल की बात कर लीजिए। थायमिन हो गया, यूरासिल की बात कर लीजिए, और क्या एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन भी हमारा होगा। इसमें हमारा क्या होता है कि यहां पर साइटोसिन की हम बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरिमिडीन कहने का मतलब थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्यूरिन कहने का मतलब एडेनिन और ग्वानिन, इसको याद रखिएगा। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन यही हमारे भाग लेते हैं, जबकि पैरिमिडीन में थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन ये तीनों हमारा भाग लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यूरिन और पैरिमिडीन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई प्यूरिन और पैरिमिडीन क्या है, तो आप समझ सकते हैं, एक जगह प्यूरिन और एक जगह पैरिमिडीन के बारे में बोला गया है। अगर प्यूरिन बोलता है तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि अगर पैरिमिडीन की अगर बात करते तो पैरिमिडीन में हमारा साइटोसिन और थायमिन होता है। पैरिमिडीन में आपका थायमिन भी है, साइटोसिन और हमारा यूरासिल तीनों होता है। वैसे आप 2 भी लिखा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई अगर यहां पर बोलेगा तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका मैच करेगा, बाद बाकी कोई मैच आपका नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आगे हम लोग को क्वेश्चन और देखना। कहता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो पौधे, इसको छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ, कहता है जो पौधे केवल तब पुष्पित होते हैं जब प्रकाश की अवधि एक निश्चित क्रांतिक अवधि से कम में होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ये बोला गया है। तो जो प्लांट होता है ना, एक प्लांट होता है लॉन्ग डे प्लांट, और एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। ये 3 प्लांट हमारा होता है, तीनों को समझते हैं। एक हमारा कैसा होता है, कहेंगे यहां पर शॉर्ट डे प्लांट होता है।
ये कैसा है तो कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट की बात करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट की हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, उसको सूरज की प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है, रख दीजिए नहीं पर, अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर शॉर्ट डे प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारा क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट किसको कहते हैं, जिसको, जिस प्लांट को, ध्यान रखना मेरे भाई, जिस पौधे को, ऐसे समझिए, जिस पौधे को, जिस पौधे को आप ऐसे कह सकते हैं, जिस पौधे को फ्लावरिंग के लिए, जिस पौधे को फ्लावरिंग होने के लिए, इस बात को ध्यान रखना है, जिस पौधे को फ्लावरिंग के लिए क्या मिलता है तो कहेंगे पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम समय, या पर्टिकुलर ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर ड्यूरेशन, पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, वैसी स्थिति में ऐसा होता है। तो जिसको पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम सनलाइट की आवश्यकता होगी उसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, जिसमें तंबाकू वगैरह आता है। इस प्लांट की बात करते हैं, इसी में हमारा आता है तंबाकू, जिसको टोबैको कहते हैं, जिसको हम लोग टोबैको कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जिस पौधे को फ्लावरिंग के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, जितना चाहिए उससे कम की जरूरत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अब जिसको मान लेते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लावरिंग के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन से ज्यादा टाइम अगर लाइट चाहिए तो उसके लिए मेरे भाई लॉन्ग डे प्लांट होता है। और अगर हम कहेंगे पर्टिकुलर ड्यूरेशन के, जितना पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उतना ही अगर उसको सनलाइट चाहिए तो उसको हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, शॉर्ट डे में तो आपको पता है कि कौन से प्लांट होंगे, इसमें हमारा तंबाकू, जिसको हम लोग टोबैको कहते हैं, इसको हम लोग टोबैको कहते हैं। अगर लॉन्ग डे में अगर चलते हैं तो इसमें गेहूं वगैरह आ जाता है, इसमें गेहूं आ जाएगा, इसमें गेहूं आ जाता है, बाजरा वगैरह आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिए, गेहूं हो गया, बाजरा वगैरह आता है। लेकिन डे न्यूट्रल प्लांट की अगर बात करते हैं इसमें शुगर केन वगैरह आता है, इस बात को ध्यान रखें। इसमें कौन है, कहेंगे गन्ना, जिसको आप शुगर केन कहते हैं। टमाटर भी हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे कहिए मेरे भाई, इसमें टमाटर आप फेमस है, इसको याद रखिएगा। जो न्यूट्रल डे प्लांट होता है इसको टमाटर कहते हैं। टमाटर भी हमारा होगा, सूरजमुखी हमारा इसी में आता है, इस बात को ध्यान रखना, इसी में सूरजमुखी हमारा आता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है जिसको हम लोग फोटो पेरियोडिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फोटो पेरियोडिज्म क्या है इस बात को समझिए, फोटो पेरियोडिज्म का ही ये हमारा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये जो हमने लिखा है डेफिनेशन, ये फोटो पेरियोडिज्म का ही डेफिनेशन लिखा हुआ है। कहता बेस्ड ऑन फोटो पेरियोडिज्म व्हाट आर द प्लांट्स कॉल्ड दैट फ्लावर ओनली व्हेन द लाइट पीरियड इज शॉर्टर देन द सर्टेन क्रिटिकल पीरियड। यानी कहने का मतलब फ्लावरिंग के लिए जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन होना चाहिए वो सनलाइट कम, उससे कम सनलाइट की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग फोटो पेरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं शॉर्ट डे प्लांट्स में ऐसा पॉसिबल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर मेरे वह एक लिखा हुआ है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमारा क्या होता है। गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहने का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि दो प्रजाति हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक बाघ है हमारा और एक लोमड़ी ले लीजिए, आप एग्जांपल से ही समझ पाइएगा। एक बाघ है और एक हमारा क्या कहेंगे यहां पर लोमड़ी है। अगर बाघ और लोमड़ी की बात करते हैं तो दोनों क्या है, मांसाहारी है। बाघ और लोमड़ी दोनों क्या है तो कहेंगे दोनों के दोनों मांसाहारी हैं। दोनों क्या है मेरे भाई, तो दोनों मांसाहारी हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर बाघ और लोमड़ी दोनों मांसाहारी तो जाहिर सी बात है कि दोनों को मांस चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई क्या करेगा, किसी को डोमिनेट कर देगा, यानी कोई ना कोई क्या करेगा तो किसी को खत्म कर देगा, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो ये हमारा जो एक्सक्लूशन प्रिंसिपल होता है ये इसी बात का सूचक है, इस बात को ध्यान रखना है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमारा क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन को आप पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी को। कहता है कि जब दो प्रतिस्पर्धा प्रजाति एक ही सीमित संसाधन के लिए
प्रतिस्पर्धा करती है तो एक प्रजाति अंततः दूसरी को क्या करता है, विलुप्त कर देता है, खत्म कर देता है। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस लॉ का ये प्रिंसिपल हमारा होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बाघ और लोमड़ी दोनों मांसाहारी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह पे रहेगा तो किसी न किसी को तो कोई खत्म कर ही देगा, और दोनों एक ही प्रजाति का है, दोनों को एक ही चीज चाहिए खाने के लिए, तो एक को तो कोई नहीं किसी न किसी को खत्म होना पड़ेगा। तो ये गॉस लॉ का हमारा क्या कहता है, ये एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमारा कहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई। यहां पर लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं। तो जो लाइसोसोम हमारा होता है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो मेरे भाई लाइसोसोम का जो निर्माण हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ, कहेंगे लाइसोसोम का जो निर्माण है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ, इस बात को ध्यान रखना है। लाइसोसोम का निर्माण किससे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। ये केवल और केवल किसमें, तो केवल एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता। इस बात को आप हमेशा के लिए समझ जाइए, केवल एनिमल सेल में होता है, केवल एनिमल सेल में होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। अब मामला यह है मेरे भाई कि अगर हम इस लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये जो लाइसोसोम होता है इसके पास ये थैलीनुमा संरचना होती है। लाइसोसोम कैसी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थैलीनुमा संरचना में आकार में होता है, इस बात को ध्यान रखना। संरचना में ये पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। कैसी संरचना होती है, थैलीनुमा होती है। और थैलीनुमा जो संरचना होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। और इस थैलीनुमा संरचना में क्या होगा कि बहुत सारे एंजाइम्स यहां पर मौजूद होते हैं। एक दो एंजाइम्स नहीं होगा, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। और जो बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, इसी बहुत सारे एंजाइम्स को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहता है। तो बहुत सारे इसमें क्या होगा, तो बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी, इस बात को ध्यान रखना। अगर इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे तो बहुत सारे एंजाइम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारा क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, सिक्रेट करता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, इससे सिक्रेट होते रहता है, इससे निकलते रहता है। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, तो बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, यहां तक कि मेरे में पूरे सेल को क्या करता है, ये क्या करता है, साफ कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो लाइसोसोम हमारा होता है इसको सुसाइड बैग कहते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये सेल की साफ सफाई करता है। जो सेल होते हैं उस सेल की साफ सफाई कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना सेल की साफ सफाई के लिए कौन होगा, तो कहेंगे हमारा लाइसोसोम होगा। और लाइसोसोम अगर सेल की साफ सफाई करता है, क्या बात। चलिए एक बार यहां ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस हमने आपको बताया है फिर से मैं बता देता हूं, समझना गौर से। हम कहां तक क्वेश्चंस कराए थे जिसमें आपको आवाज नहीं पहुंची थी, एक बार जल्दी से बताइएगा। हम लाइसोसोम के बारे में बता रहे थे आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम जो होता है हमारे सेल का ही पार्ट है, और लाइसोसोम का होता है हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में जो लाइसोसोम होता है ये थैलीनुमा संरचना होता है, सेल की सफाई करता है और बैक्टीरिया वायरस को मारता है, इसलिए इसका नाम है सुसाइडल बैग, और इसीलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो क्योंकि उनमें शक्तिशाली जल अपघटीय एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है, तो कोशिका को क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये इतना खतरनाक एंजाइम्स होता है जो अपने सेल को भी डैमेज कर देता है पूरी तरीके से, इसलिए इसका नाम ही आत्महत्या की थैली, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहां पर मेडिसिन वगैरह की हम बात करते हैं, यहां पे खोज होता है, यहां रिसर्च होता है, जहां बायोलॉजिकली सब कुछ का रिसर्च, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और उसी में एक टर्म यूज होता है, उसको बायोरिएक्टर कहते हैं। और बायोरिएक्टर का मतलब होता है कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसके उत्पादन की जो मात्रा होना चाहिए वो लार्ज स्केल पर होना चाहिए, इसलिए बायोरिएक्टर का ये टर्म यूज किया गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट्स में आपको डिस्कस किए थे कि हमारे और आपके द्वारा अगर मान लेते किसी भी चीज का विकास किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो कहेंगे कृत्रिम चयन होगा, जिसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई कैंसर सेल्स के बारे में, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो कैंसर सेल्स हमारा होगा, व्हाट इज द की प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल की बात कर रहा है। अगर हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना एक नॉर्मल सेल भी हमारे शरीर में होता है। नॉर्मल सेल से किसी को परेशानी नहीं है, किससे परेशानी होता है, कैंसर सेल से परेशानी होती है, यहां तक कि लोगों की मौत हो जाती है। अब यहां पर जो कैंसर सेल होता है ये क्या करता है, तो ये अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ करता है, यानी कि कहीं भी सेल का ग्रोथ कर देगा वो। एक बार अगर किसी को कैंसर सेल हो गया तो वो ये जरूरी नहीं कि उसी जगह पर कैंसर सेल रहेगा, वो कहीं और भी ट्रांसफर हो सकता है। और अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ करता है, जहां मन तहां करता है।
लेकिन मेरे भाई नॉर्मल सेल अगर हमारे शरीर के अंदर है तो जो सेल जहां है वहीं रहेगा, उसमें ग्रोथ हमारा नहीं होता है और वो कंट्रोल सेल ग्रोथ कहलाता है। दूसरी बात, अगर कोई कंट्रोल सेल होगा तो आसपास के टिश्यू को भी वो डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड है तो जहां मन तहां जाएगा तो उसके आसपास के जो टिश्यू होंगे उसको डैमेज कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यही चीज बोला कि कैंसर सेल के लिए बताइए कौन सा गुण यहां पर क्या है, तो वे हमारा क्या करता है, कांटेक्ट इनहिबिशन कर लेता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक सेल यहां दूसरा सेल वहां, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। मेरे बाप ये समझ लीजिए कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण को क्या करता, खो देता है। दूसरी बात, ये अनियंत्रित अनकंट्रोल रूप से सेल का डिवीजन करता, कहीं भी करेगा, और आसपास के उत्तक को आक्रमण करता है और उसको भी डैमेज कर देता है। इसलिए डी आंसर हमारा सही है। तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट थे। अगला हमने आपको बोला कि संघ एनिलिडा की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम संघ एनिलिडा की प्राणी की बात करते हैं जिसमें आपको केचुआ की बात कही गई है, ये कछुआ नहीं है, केचुआ है। अब इसमें एक विशिष्ट विशेषता क्या होती है, तो सबसे पहला चीज आपको यह समझना है कि अगर हम एनिलिडा संघ के जीव की अगर बात करते हैं तो इसमें मेरे भाई याद रखना कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। उसके शरीर पर दिखेगा तो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, रिंग लाइक ऐसे ऐसे गोल गोल संरचना का आपको दिखेगा, उसी को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई, अगर कोई भी एनिलिडा संघ के जीव होंगे तो ये बायलेटरल सिमेट्री होता है। ये कैसा बात कहेंगे, हमारा बायलेटरल सिमेट्री होता है। और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब आप समझिए क्या होता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि मान लेते कि कोई जीव हमारा ऐसा कोई जीव है, मान लेते कि ऐसा यहां पर कोई जीव है, ऐसा मान लेते कि ऐसा कोई जीव है इस तरीके से। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर इसको आप बीचों बीच अगर काटोगे, अगर इसको बीचों बीच अगर आप कट करते हो, अगर बीचों बीच अगर कटिंग करते हो तो पता चलेगा मेरे भाई कि जैसा इधर का भाग होगा वैसा ही इधर का भाग होगा। इसलिए इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है दोनों तरफ एक समान, और बायलेटरल का मतलब होता है दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें यह चीज होता है। और एनिलिडा संघ के जो जीव होते हैं हमारे कौन होंगे, तो जोंक होगा, केचुआ होगा, नेरिस होगा, ये सब हमारा इसके अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है मेरे भाई कि अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए इसका उत्सर्जी अंग क्या होता है, एनिलिडा का जो उत्सर्जी अंग होता है क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया को कहते हैं। इसको हम लोग नेफ्रिडिया कहते हैं। उत्सर्जी अंग क्या है, तो नेफ्रिडिया है। अब ये नेफ्रिडिया क्या करे, तो अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा, तो बाहर करेगा। ये इससे अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको क्या करते कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है। इससे अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता कहेंगे, बाहर करता है, यानी कि ये एक्सक्रेशन का काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है, अपशिष्ट पदार्थ को ये बाहर करता है। साथ ही साथ मेरे भाई ये नेफ्रिडिया से क्या करता है, आप ये कह सकते हैं कि ये नेफ्रिडिया से क्या करेगा, कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। इस बात को ध्यान रखना। इसी से क्या करता कहेंगे, यहां पर ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, इससे ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। तो ये दो बात आपको याद रखना है। नेफ्रिडिया जो उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी अंग हम उसको कहते हैं जैसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, तो यहां पर अपशिष्ट पदार्थ तो बाहर निकल ही रहा है, साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी से सांस भी लेता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये दो बात हमारा आ गया, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वो सांस भी उसी से लेता है। ये उसका नेफ्रिडिया क्या है, तो उसका एक उत्सर्जी अंग के रूप में होता है। तो आपसे बोला गया बताइए उसकी विशेषता क्या है, तो साइड सी बात है मेरे पास, उसमें नेफ्रिडिया तो होता ही होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, गोल गोल संरचना का इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उत्सर्जन के लिए यहां पर क्या होता है, इसमें नेफ्रिडिया होता है। उसी की उपस्थिति से नेफ्रिडिया से क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का बना होता है, बायलेटरल सिमेट्री हमारा होता है। मेरे भाई कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। हम उसमें इस क्वेश्चन में वही पॉइंट लिखें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है इसलिए हम आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहे। रीजन ये है, आप भी खड़े हो जाएंगे ना तो आपको भी यही लगेगा। हमारा मेन फोकस है कि हम क्वेश्चन को कितना तोड़ करके आपको समझा दे जो कि आपको कम से कम समझ में आ जाए। नहीं तो ऐसे पढ़िएगा तो हवा नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में, इसलिए थोड़ा सा समय हम इधर बिताते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसको कह रहा है कि मानवीय भ्रूणीय विकास के दौरान युग्मनज में होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं। ये डेफिनेशन बोला गया है, इसको क्या बोल दिया गया मेरे भाई, इसको विदलन बोल दिया गया है। हिंदी में इंग्लिश टर्म हमको समझ नहीं आ रहा कि क्लीवेज उसको कहते हैं, लेकिन विदलन टर्म लिखा गया, इस बात को ध्यान रखिए। ये आंसर दे रखा। आगे चलते हैं, कवक का क्या आर्थिक महत्व है ये आप समझिए मेरे भाई। कवक की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कवक हमारा होता है वो क्या है। अगर हम कवक की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करता है, जो दूसरों पर आश्रित रहता है। अब मेरे भाई यहां पर मामला यह है कि अगर हम कवक की बात करते हैं जिसको हम लोग फंगी कहते हैं, कवक कहने का मतलब हम लोग क्या कहेंगे, फंगी कहते हैं। और ये यूकैरियोट्स हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मामला यह है मेरे भाई कि कवक में हमारा फंगी के रूप में देखेंगे तो ईस्ट भी आता है।
तो एक कवक यहां पर देख रहे हैं आप, किसको किसके रूप में, तो ईस्ट के रूप में देखते हैं। और ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है, और ईस्ट को हम लोग खमीर कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, खमीर कहते हैं। लेकिन इस ईस्ट का जो ये कवक है, ये कवक ही है, लेकिन इस खमीर का इस्तेमाल कहां होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई कि शराब बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट बनाना होगा, कोई ब्रेड वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो ब्रेड अगर सॉफ्ट हो तो वहां पर भी इसको मिलाते हैं। तो मेरे भाई ईस्ट को और कहां, तो ब्रेड वगैरह को फुलाने के लिए हम लोग कहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहेंगे ब्रेड वगैरह में भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात आप ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं कवक के बारे में, तो और भी कवक है, एक और कवक की बात करें जिसको हम लोग पेनिसिलियम नोटाटम कहते हैं। एक और कवक है मेरे भाई जिसको हम लोग कहते हैं कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान, पेनिसिलियम नोटाटम हमारा, ये भी हमारा कवक है। लेकिन पेनिसिलियम नोटाटम क्या करता है, तो मेरे भाई ये पेनिसिलियम नोटाटम कवक से, ये कवक है, इस बात को ध्यान रखना, ये क्या कहेंगे, ये कवक है, और इसी कवक से एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है। इसी से क्या बनाई गई, तो कहेंगे एंटीबायोटिक दवाई बनती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन का निर्माण होता है, इसी से एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई, इस बात को ध्यान, एंटीबायोटिक जो दवाई है वो इसी से बना है। और कौन सा एंटीबायोटिक दवाई की बात कर रहे हैं, तो सर याद रखना कि इसको हम लोग पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं। और इसको जो बनाया गया था वो किसने बना, तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कौन बनाया, तो ये आपको ध्यान रखना, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हम बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन नामक दवाई बनाया था जो कि एंटीबायोटिक था, और किससे बनाया था, पेनिसिलियम नोटाटम कवक से बनाया था। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि एक ऐसे कवक की बात करते हैं जिसको एग्रीकेलस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एग्रीकेलस के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। अब ये जो हमारा एग्रीकस जो हमारा कवक है, इसी को हम लोग कहते हैं मशरूम, जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं और खाते हैं, यही हमारा कहते कहेंगे मशरूम है। और मशरूम भी एक प्रकार का कवक ही जो हम लोग खाते हैं। अब मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि मशरूम में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वगैरह होता है, तो मशरूम में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। वैसे तो विटामिन हमारा प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें अधिक होती है, बात आपको ध्यान रखना। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के, और कवक जो हमारा आता है जिसको हम लोग फंगी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा यूकैरियोट्स है, इस बात को ध्यान रखना। ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, ये क्या है, तो यूकैरियोट्स है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। और जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करता है उसी में हमारा कवक फंगी वगैरह हमारा आता है। तो मेरे भाई अगर हम यहां पर बात करते हैं, कवक की बात करते हैं, सबसे पहला चीज है कि ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है, लेकिन इस ईस्ट का कहां इस्तेमाल हुआ था, शराब बनाने में भी और ब्रेड बनाने में। तो ब्रेड में भी इसका इस्तेमाल किए, और बियर जो शराब होता है उसको भी बनाने में। अब यहां पर आता है कि हमारा एक पेनिसिलियम नोटाटम कवक है। मेरे भाई पेनिसिलियम नोटाटम क्या, तो कवक है, इसी से एंटीबायोटिक बनता है। और एंटीबायोटिक किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और कौन सा एंटीबायोटिक, तो कहेंगे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बना था। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकस जो है ये भी एक प्रकार का कवक है जिसको हम मशरूम कहते हैं, और जैसे कि भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं अपने घर में। तो हम लोग जो मशरूम खाते हैं उसको एग्रीकस के नाम से जानते हैं, वो भी एक प्रकार का कवक है, याद रखिएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी किसी भी सूरत में आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निर्देश तंत्र में मान्य हमारा क्या होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे यहां पर बोला गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कही गई है, तो जाहिर सी बात है न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ की अगर बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। लेकिन अगर आप किसी भी वस्तु को अगर रेस्ट में देखते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या हैं, या किसी वस्तु को आप गति में देखते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रेस्ट में हैं। अगर कोई वस्तु आपके सामने गति में है, इसका मतलब आप रेस्ट में, तभी वो गति में नजर आती है। अगर कोई वस्तु गति में है और आप गति में हैं, अगर गाड़ी में बैठ गए तो आप देखेंगे सामने वाला आदमी गति में होता है, क्योंकि आप अपने आप को क्या, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि आप अगर अपनी स्थिति को बदल दीजिएगा तो उसके हिसाब से हमारा रेस्ट और मोशन हमारा डिफाइंड होता है। मान लेते कि गाड़ी चल रही है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि बाहर का आदमी गति है, जबकि ऐसा नहीं है।
आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। तो मेरे भाई न्यूटन गति का जो प्रथम नियम होता है उसमें कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगा, कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर रेस्ट और मोशन का कोई अगर विरोध करेगा तो उसको जरत तो कहेंगे, झटका लगेगा उसी को जरत तो कहेंगे। जरत का भी कंसेप्ट वहीं से मिलता है। और दूसरी बात ये भी वहां पर है, अगर कोई वस्तु मान लेते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, बाहर कोई आदमी खड़ा है, तो आप देखते हैं ट्रेन अगर बहुत तेज से गुजरती है तो आप देखते हैं कि बाहर का आदमी गति में है, और बाहर का खड़ा आदमी देखता है कि आप वहां पर क्या है तो ट्रेन गति में है। मेरे भाई कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे चेंज होता है तो उससे हमारा रेस्ट और मोशन हमारा डिफाइंड हो जाता है। तो आप यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही बात कही गई है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा होगा ये न्यूटन्स लॉ की अगर बात करते हैं तो ये जड़त्व का भी कंसेप्ट देता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, एक ऐसे तंत्र में जो त्वरित नहीं होती है, जो त्वरित नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। और जब कभी भी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेगा तो इसमें हमारा एक्सेलरेशन नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और किसी भी निर्देश तंत्र में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी, आपका राइट हो जाएगा। उष्मागतिकी के शून्यवां नियम के अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, हमने कितनी बार बताया मेरे भाई, उष्मागतिकी के शून्यवां नियम की अगर बात करते हैं इससे किसका संबंध मिलता है, तो इससे हमारे उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से किसका संबंध मिलता है, तो याद रखना तापमान का संबंध मिलता है। और तापमान का संबंध कैसे मिलता है, इस पर मेरे भाई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा, चूंकि एक बार क्वेश्चन यहां से उठा चुका है। मामला क्या है कि यहां पर अगर हम उष्मागतिकी के शून्यवां नियम की अगर हम बात करते हैं, इसको जेरॉथ लॉ हम कहते हैं। अगर हम शून्यवां नियम की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग जेरॉथ लॉ कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर जेरॉथ लॉ कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और शून्यवां नियम में हमारा क्या कहता है कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमारा ऐसा, समझना गौर से, और गौर से समझोगे तभी ये बात समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। जो हम कह रहे हैं उसको पूरी तरीके से आप यहां पर ध्यान से केंद्रित होकर के देखना, और जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे मेरे भाई। यहां पर एक वस्तु तो हमारा ये ब्लू वाला दिख रहा होगा, एक वस्तु आपको ऐसा दिख रहा होगा, और एक वस्तु आपको यहां पर इस कलर का भी आपको नजर आ रहा होगा। 3 कलर की वस्तु आपको दिख गई, इसको हम कह दिए 1, इसको कह दिए 2, इसको कह दिए हम 3। हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई कि अगर मान लेते कि ये वस्तु की अगर हम बात करते हैं, अगर ये वस्तु मान लेते कि इस वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, और इस वस्तु का तापमान मान लेते कि 25 डिग्री सेल्सियस है, और इस वस्तु का तापमान मान लेते कि 10 डिग्री सेल्सियस, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेरे भाई एनर्जी का जो फ्लो होता है, उष्मा का जो संचरण होता है, वो उच्च तापमान से निम्न तापमान पर होता है, और ये उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से पता चलता है, इस बात को भी ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी पूछा है, तो आपको ये बात पता नहीं रहेगा तो आप कैसे आंसर कर पाओगे। तो हम लोग को पता है कि अगर मेरे भाई ये दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, ये ज्यादा तापमान पर, ये कम तापमान पर, तो उष्मा का संचरण करेगा, और उच्च तापमान से निम्न तापमान में करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो इसका तापमान होगा वही इसका तापमान होगा, तब तक उष्मा का संचरण करेगा जब तक कि मेरे भाई पहला और दूसरा का तापमान बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से ये हमारा ज्यादा तापमान 25 डिग्री पर है, ये हमारा कितना 10, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये 10 डिग्री पर, ये 25 डिग्री पर, उष्मा का संचरण करेगा 25 से 10 की तरफ करेगा, लेकिन कब तक करेगा मेरे भाई, जब तक कि T2 और T3 का तापमान बराबर ना हो जाए तब तक ये करता रहेगा उसको। अब यहां पर बात आता है कि मेरे भाई ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में था तो हमने लिख दिया, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में था तो मैंने लिख दिया। क्या पहला और तीसरा डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि T1 और T3 बराबर होगा। ऐसा इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि T1 बराबर T2 है, T1 बराबर T2 है तो T2 बराबर T3 है। इसका मतलब मेरे भाई T2 बराबर T3 है तो T2 की जगह पर आप T3 रख दीजिएगा तो T1 बराबर T3 हो जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि पहला और तीसरा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, फिर भी इन दोनों का तापमान बराबर हो गया, तो कहीं ना कहीं तापमान का संबंध के बारे में पता चला। इसलिए हम कहते हैं उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से किसके बारे में पता चलता है, तो याद रखना तापमान के संबंध के बारे में पता चलता है। तापमान के संबंध के बारे में, तापमान के संबंध के बारे में पता चलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक लाइन में कहानी सिंपल है। और उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से तापमान का संबंध मिलता है, तो उष्मागतिकी का पहला नियम जो होता है उसमें एनर्जी कंजर्व रहता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। और उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम होता है उस पर एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है। और एंट्रोपी मतलब जैसे पानी को गर्म करेंगे उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा, ऐसे ध्यान में ऐसे याद रखना है। पानी को ठंडा करेंगे उसका एंट्रोपी घट जाएगा। और मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से एंट्रोपी का भी कंसेप्ट मिलता है, और साथ ही साथ याद रखना है कि उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से यह पता चला है कि उष्मा का संचरण अगर होगा तो उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होगा। अगर आज आप कह रहे हैं ये बात कि उष्मा का संचरण उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होगा, तो ये कहां से निकल करके आया ये बात, तो याद रखना उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ये बात निकल करके आया है। इतना तो मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर जगह नजर रखना पड़ेगा। अब आता है सोनिक बूम के बारे में। अगर हम सोनिक बूम की बात करते हैं, ये सोनिक बूम हमारा क्या होता है, कब सुनाई देता है सोनिक बूम, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जैसे कि मान लेते कि हमारा हाई स्पीड से कोई प्लेन चल रहा है, और ये रॉकेट ही मान लीजिए कि रॉकेट हमारा हाई स्पीड से रॉकेट हमारा चल रहा है इस तरीके से। अब होगा क्या,
होगा क्या मेरे भाई, तो ये रॉकेट जब चलेगा तो ये साउंड क्रिएट करेगा और ये साउंड कुछ इस तरह से आगे जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसकी गति इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी, इसके जो निकलने वाले साउंड होंगे आपस में यहां पर टकराने लगेंगे और पास पास आ जाएंगे। वो साउंड काफी पास पास आ जाएंगे, काफी पास पास आ जाएंगे। और जब साउंड काफी पास पास आ जाएंगे तो यहां पर धमाका होगा, बहुत तेज धमाका होगा। यहां पर मेरे भाई तेज धमाका होगा। यहां पर क्या होगा, इस जगह पर तेज धमाका होगा। और यही तेज धमाका जो होता है इसी को सोनिक बूम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। होता क्या है, अगर प्लेन बहुत तेज स्पीड से चल रही है तो साउंड भी आगे भागेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसकी गति जैसे साउंड की गति से इसी गति अगर तेज हो गई तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, एक जगह ये क्या होगा, तो सारी की सारी साउंड एक जगह जमा हो जाएगी। और जब एक जगह जमा होगी तो उसी समय साउंड बहुत तेज निकलता है और तेज धमाका जैसा आवाज होता है, उसी को सोनिक बूम कहते हैं। ऐसा आप फील किए होंगे जब रॉकेट वगैरह जब गुजरता है ना, तो ऐसा आपको आवाज होता हुआ सुनाई देता है। तो मेरे भाई सोनिक बूम की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु ध्वनि की चाल से यात्रा करती है, कोई वस्तु ध्वनि अवरोध से को तोड़ती है, ध्वनि से तेज गति से यात्रा कर रही वस्तु द्वारा उत्पन्न। अब यहां गौर से देखो, ये ध्वनि की गति है और इसकी गति है, इसकी गति तेज होगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़िए गौर से। कह रहा है कि ध्वनि से तेज गति से यात्रा कर रही वस्तु यानी कि प्लेन उत्पन्न प्रघाती तरंग शॉक वेव के कारण ही हमारा ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को कहते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। एक लाइन में कहानी सिंपल, आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पता है मेरे भाई कि बायोलॉजी की जो क्लासेस है ये हमने आपको दिया है रामबान बैच करके, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। पूरी बायोलॉजी पूरा कंसेप्ट क्लियर करके 9-10 का जो स्टैंडर्ड होता है या 11 तक को हम लेकर के चलेंगे। पूरी एनसीईआरटी का उसमें आपको समावेश रहेगा और बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। एक एक चीज की क्लैरिटी के साथ हम इसको में आपको कराएंगे। ये क्लासेस आपको मिल रहा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। किसी को बायोलॉजी स्पेशल क्लासेस चाहिए तो आप जाइए, वहां पर आपको ये क्लासेस मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई प्रकाश के ध्रुवन की घटना। तो याद रखना मेरे भाई, जो ध्रुवन का कंसेप्ट है ना, ये जो हम जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, तो ये केवल और केवल प्रकाश में होता, ध्वनि में नहीं होता। कितनी बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया या फिर अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि बताइए कि ध्रुवन किसको कहते हैं, पोलराइजेशन किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो सबसे पहला बात तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम पोलराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पोलराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना कि ध्रुवन की जो प्रक्रिया होती है, पोलराइजेशन जो हमारा होता है वो कहां होता है? तो याद रखना मेरे भाई, ये साउंड में नहीं होता है, ये ध्वनि में नहीं होता है, ये केवल प्रकाश में होता है। इस बात को, ये प्रक्रिया केवल, ये प्रोसेस केवल प्रकाश में होता है। ये घटना कब कहां घटती है? तो केवल प्रकाश में ऐसा देखने को मिलता, केवल प्रकाश में होता है। ध्रुवन हमारा कहां होता है? केवल प्रकाश में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये केवल प्रकाश में होता, ध्वनि में नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। ये ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं घटती है, ध्वनि में नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये नहीं होता है, ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता। इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। तो ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है, ये लाइन जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखें। किसका ध्रुवन होता है? तो प्रकाश का होता है, ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर बात आता है कि मेरे भाई ध्रुवन का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अध्रुवित प्रकाश हम कहते किसको हैं। तो अध्रुवित प्रकाश कहने का मतलब जो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। जो प्रकाश क्या होगा? तो कहेंगे जो प्रकाश चारों ओर फैल जाता है उसको ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश हमारा चारों ओर फैल जाता है, जो प्रकाश चारों ओर फैल जाता है उसको क्या कहें? तो उसको ध्रुवित प्रकाश हम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। अध्रुवित कहते हैं जो चारों ओर फैल जाएगा, जो क्या होगा तो मेरे भाई चारों ओर फैल जाएगा, उसको अध्रुवित कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यहां बल्ब जलाए, आप यहां पर क्या किए? तो मेरे भाई बल्ब जलाए, और जैसे ही आप बल्ब जलाए तो हुआ क्या? तो बल्ब का रोशनी तो चारों तरफ फैल जाएगा, बल्ब का रोशनी चारों तरफ फैल जाएगा। इसका मतलब ये अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है? तो यहां पर एक निकोल प्रिज्म को लगाया जाता है। किसको लगाते हैं? तो यहां पर एक प्रिज्म लगाते हैं, और वो ऐसा प्रिज्म होता है ग्लास का जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, तो निकोल प्रिज्म का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे भाई पोलराइजेशन में जिस प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं उसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। और इसी प्रिज्म से जब ये प्रकाश गुजरती है तो पता चलता है कि ये निकोल प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश को किसी एक दिशा के अनुदिश कर देता है। ये किसी एक दिशा में उसको मोड़ देता है, या तो सीधा जाएगा, ऐसा मोड़ देता है, किसी एक दिशा में उसको अनुदिश कर देता है, या तो सीधा हो जाता है। ये इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ फैलता नहीं है, किसी एक लाइन में, एक सीधी रेखा में क्या करता है? वो इस तरह से अलाइन कर देता है, सभी प्रकाश की किरणें ऐसी हो जाती है। और इसको हम लोग कह देते हैं, अगर ये अध्रुवित प्रकाश है तो इसको हम लोग ध्रुवित प्रकाश के नाम देते हैं।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहां पर बात आता है कि जो निकोल प्रिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं, ये निकोल प्रिज्म कितने डिग्री के एंगल पर होता है, तो याद रखना मेरे भाई, ये 45 डिग्री कोण पर लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर हमारा प्रकाश का अगर ध्रुवन होता है तो प्रकाश कैसी तरंग होती है मेरे भाई, तो हमको ध्यान रखना है कि ये प्रकाश हमारा कैसी तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसी तरंग है मेरे में, तो ये हमारा कहीं ना कहीं अनुप्रस्थ तरंग है, ये बात ध्यान रखना। और अनुप्रस्थ तरंग का ही ध्रुवन होगा, अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवन नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और मेरे पास अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवन नहीं होता है। अगर अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवन नहीं होगा तो ध्वनि का भी ध्रुवन नहीं होगा। अगर अनुप्रस्थ तरंग का ध्रुवन अगर होगा तो प्रकाश का भी ध्रुवन होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ध्रुवन केवल प्रकाश का ही होता है, ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता। चाहे आपको ऐसे पूछे कि चाहे आपको ऐसे पूछे, फर्क नहीं पड़ता, आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए बस। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो क्या करेंगे, तो कह रहा है कि प्रकाश तरंग के रूप में फैला। यहां पर ध्रुवन की बात कर रहा है, द फेनोमेना ऑफ पोलराइजेशन हमारा ऑफ लाइट शोज दैट। तो पोलराइजेशन में हमारा क्या होता, प्रकाश तरंग के रूप में फैल जाता नहीं। मेरे में प्रकाश तरंग क्या होता है, तो कहेंगे प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवन की घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग में ही ये चीज देखने को मिलेगा। तो पोलराइजेशन अगर होता है तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपको देता है। ये तो अनुदैर्ध्य हमारा प्रकाश तरंग कहता है कि अनुदैर्ध्य हमारा होता है, जो कि गलत है। ये स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही काट दीजिएगा, ये हमारा संभव नहीं है, प्रकाश तरंग अभी अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य नहीं होता है, प्रकाश तरंग के रूप में फैलता है। इससे मेरे भाई पूरी क्लैरिटी इसके बारे में नहीं आती, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और प्रकाश एक दिशा में अनुदिश हो जाता है, उसी को हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यहां पर ध्रुवन की बात, ध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है प्रकाश चारों तरफ फैलेगा नहीं, किसी एक दिशा में अनुदिश हो जाएगा। ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है, नॉर्थ साउथ, किसी एक दिशा में अनुदिश हो गया, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कंसेप्ट हमारा आता है, ये कहां पर यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, एक पास्कल्स लॉ का नाम आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पास्कल्स का नियम हमारा होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो पास्कल का नियम कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पास्कल का नियम कहते हैं, पास्कल्स लॉ कहने वाला पास्कल का नियम। मामला यह है कि अगर हम पास्कल के नियम की अगर हम बात करते हैं, तो पास्कल का नियम सब जगह लागू नहीं होता है। पास्कल का नियम वहीं लागू होता है जहां पर शांत द्रव होता है, कंडीशन है, और कंडीशन याद रखना पड़ेगा, चाहे तुम जैसे याद रखो। तो मेरे पास पास्कल्स लॉ के लिए कुछ कंडीशन है, तभी वही वो लागू होता है। और पास्कल्स लॉ हमारा हर जगह लागू नहीं हुआ, गैस में लागू नहीं होता, ये केवल द्रव में लागू होगा, और ठोस में लागू नहीं होता, ये केवल और केवल द्रव में लागू होता है, लेकिन केवल और केवल शांत द्रव में लागू होता है। जो द्रव फ्लो नहीं कर रहा, जो द्रव बह नहीं रहा है, जो द्रव शांत है, केवल शांत द्रव में लागू होता है, केवल शांत द्रव में लागू होता है। ये कहां पर, तो केवल शांत द्रव में लागू होता है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जो शांत द्रव होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे में, तो सीधा कहेंगे ये इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, इस बात को ध्यान। ये कैसा होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, ये इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल का मतलब होता है कि द्रव को दबाने से भी नहीं दबेगा, वैसा द्रव हमारा होना चाहिए। तो मेरे भाई जो असंपीड्य होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो असंपीड्य द्रव होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। वहां पास्कल्स लॉ तक था। तो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कहां यूज होता है, इसका इस्तेमाल कहां, इसका यूज कहां है, तो आपको ध्यान रखना। जो आज के जमाने में मेरे हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह आ गया है, हम लोग ब्रेक मारते हैं, गाड़ी तुरंत रुक जाता है, इसमें ब्रेक शू नहीं लगा रहता है। आप पहले के जमाने में देखते होंगे कि साइकिल का चक्का होता था, और साइकिल के चक्का में यहां पर रबर लगा रहा था, उसको ब्रेक शू कहते थे। ये ब्रेक शू होता था, लेकिन अभी के जमाने में ब्रेक शू काम नहीं करता, इस बात, इसको ब्रेक शू कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग ब्रेक शू कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अभी के जमाने में ब्रेक शू का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये घर्षण उत्पन्न करता है। तो इससे बढ़िया चीज अभी के जमाने में हमारा हाइड्रोलिक, जब ब्रेक मारते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, गाड़ी रुक जाता है, क्योंकि वो प्रेशराइज करता है। द्रव भरा हुआ रहता है ट्यूब में, ट्यूब पाइप जैसा रहता है, उसमें द्रव यहां से प्रेशर, जैसे ही हम लोग ब्रेक मारते हैं प्रेशर मारता है और गाड़ी के चक्का को जाम कर देता है। तो यहां पर हाइड्रोलिक ब्रेक की हम बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। या तो आप हाइड्रोलिक ब्रेक कह लीजिए, या तो मेरे भाई आप हाइड्रोलिक प्रेस कह लीजिए, आप हाइड्रोलिक ब्रेक कह लीजिए, हाइड्रोलिक प्रेस कह लीजिए, या फिर देखते होंगे जहां पर गाड़ी वगैरह बनवाने जाते हैं, वहां पर देखते होंगे गाड़ी वगैरह को लिफ्ट कराया जाता है, तो वहां पर हाइड्रोलिक हमारा क्या होता है, लिफ्ट भी होता है।
वहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हमारा होता है, जिससे आप क्या करते हैं, कम ही दाब लगा करके आप बहुत बड़ा गाड़ी को उठा देते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में। इन सभी में मेरे भाई पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट पर क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा कहेंगे मेरे भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट कहने का मतलब वैसा लिफ्ट, आपको वैसा लिफ्ट करवाएंगे जिसमें द्रव के सहारे आप लिफ्ट करवा रहे हैं। लेकिन कौन सा द्रव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपके सामने में है। गैस में नहीं होगा लागू, ठोस में लागू नहीं होगा, ये केवल और केवल शांत द्रव में होगा, बहता हुआ द्रव में नहीं होगा, केवल शांत द्रव में होगा। याद रखना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम का है। और द्रव कैसा होना चाहिए, असंपीड्य होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, सब लाइन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल होता है हमारा कहां काम करता है, तो आर्किमिडीज का जो कंसेप्ट होता है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी द्रव और गैस में, मेरे वर्ड को समझना, जब किसी द्रव और गैस में किसी ठोस को डुबाते हैं तो उस ठोस के भार में आभासी कमी फील होती है। और आभासी कमी क्यों फील होती है, क्योंकि नीचे से द्रव और गैस ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से उत्प्लावन बल का कंसेप्ट मिलता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। बर्नौली की अगर बात करते हैं, इस पर एक फेमस क्वेश्चन आता है कि जो बर्नौली हमारा होता है, ये बर्नौली हमारा कहां लगेगा, तो मेरे भाई बर्नौली की अगर हम बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि बर्नौली वहां लगेगा जहां प्रेशर कम वेग ज्यादा, जहां वेग कम प्रेशर ज्यादा, उस जगह पे जनरली बर्नौली लगता है। अगर आप परफ्यूम का ढक्कन ऊपर से दबाते हो परफ्यूम बाहर निकलता तो वहां भी बर्नौली काम कर रहा है। और बर्नौली की अगर बात करते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये लाइन आपको मेरे भाई किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। आर्किमिडीज के बारे में तो मैंने बता ही दिया, आगे चलते हैं। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होता है, बंधन ऊर्जा कहने का मतलब जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है, जो बांध करके रखता है मेरे भाई, वैसे एनर्जी को कहते हैं, जो एनर्जी बांध करके रखता है उसको हम लोग कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांध कर रखने वाला जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जाहिर सी बात है मेरे भाई कि जब बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी कैसे मिलेगा, तो द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान में जो क्षति होता है उसके तुल्य एनर्जी होता है। चूंकि एनर्जी इक्वल टू हम लोग mc² पढ़ते हैं और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोग जानते हैं कि E समानुपाती कहीं ना कहीं c का, सॉरी E समानुपाती कहीं ना कहीं m का है। और ये आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर फोकस कीजिएगा मेरे भाई। द्रव्यमान के क्षति से ही हमें क्या मिलता है, कि यहां पर ऊर्जा प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना। और नाभिक के अस्थायित्व का ये माप होता है, चूंकि उसको बांध के रखता है, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मीटर ब्रिज जो हमारा होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखना मेरे भाई, ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये किस पर काम करता है, मीटर ब्रिज हमारा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा स्टेबलाइज हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके प्रिंसिपल पे ये हमारा काम करता है। आगे चलते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कि जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में, श्यान तरल का मतलब क्या समझते हैं, यहां श्यान तरल का मतलब क्या समझते हैं आप, कोई विस्कस फ्लूइड की बात हो रही है। और जब कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में गिरते हुए सीमांत वेग को प्राप्त कर लेता है, यानी कहने का मतलब मेरे भाई सीमांत वेग का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी को पा लेता है, तब बताइए कि वैसी परिस्थिति में हमारा क्या सिचुएशन होगा। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, आप समझना गौर से जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मान लेते यहां पर क्या है, तो यहां पर कोई भी हमारा तरल पदार्थ नहीं है, और यहां पर अगर कोई वस्तु गिरेगी तो जाहिर सी बात है उसका भार किधर काम करेगा, तो नीचे काम करेगा। और यह हवा, मान लेते यह हवा है, हवा सिर्फ है, तो जाहिर सी बात है हवा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जो इसको ऊपर की तरफ उठाने का काम करेगा, जिसको बॉयंसी फोर्स कहेंगे, जिसको उत्प्लावन बल कहेंगे। और एक और फोर्स होगा जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ड्रैग फोर्स लगता है। ड्रैग का मतलब मेरे भाई, हम लोग हवा में जब दौड़ते हैं तो हवा भी रोकने का काम करता है, तो जो हवा रोक रहा है वो क्या है, ड्रैग है। देखिएगा जो प्लेन वगैरह होता है उसका प्लेन का आगे वाला हिस्सा देखना, ऐसे आगे वाला जो मुंह होता है उसको ऐसे कर देता है, ऐसे करके मोड़ देता है। अगर ऐसे डायरेक्ट कर देगा तो डायरेक्ट हवा मारेगा, ड्रैग ज्यादा होगा, गाड़ी वहीं पर गिर जाएगा। तो प्लेन वगैरह का जब डिजाइन किया जाता है तो ऐसे स्लोप करके ऐसे मोड़ दिया जाता है, ताकि अगर हवा का ड्रैग लगेगा अभी तो ऊपर भाग जाएगा, दाएं बाएं ऊपर भाग जाएगा, ड्रैग कम हो जाएगा। तो मेरे भाई ड्रैग कहने का मतलब ये, अगर नीचे गिर रहा है तो ड्रैग फोर्स हमारा ऊपर की तरफ काम करेगा, और कहेंगे हमारा एफ डी का मतलब ड्रैग फोर्स, डी का मतलब ड्रैग और एफ का मतलब फोर्स, ड्रैग फोर्स। यहां पर बी फॉर बॉयंसी, एफ मतलब फोर्स, बॉयंसी फोर्स। अगर ये वस्तु गिरना शुरू करेगा तो यहां पर कह दिया कि एक तरल पदार्थ ले लीजिए, लेकिन ऐसा तरल पदार्थ आप लीजिए, ऐसा तरल पदार्थ लीजिए, ऐसा तरल पदार्थ लीजिए जो श्यान हो। श्यान का मतलब कहने का मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी हो। तो मेरे भाई यहां पर कैसा तरल पदार्थ आपको लेना, तो यहां पर श्यान तरल पदार्थ आपको लेने की बात कर रहा है। वैसा तरल पदार्थ आप लीजिए जो श्यान तरल पदार्थ हो, यानी कि जो विस्कस फ्लूइड हो उसकी हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर विस्कस फ्लूइड की बात करते हैं, ये ध्यान रखना। और विस्कस फ्लूइड हम उसको कहते हैं जिसके अंदर विस्कोसिटी होती है, और हमने आपको पहले ही बोल दिया है विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है,
तो आंतरिक प्रतिरोध को श्यानता कहते हैं। अगर आपको पानी को गिराते हैं तो पानी फैलना नहीं चाहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी को पानी ही रोकने का काम करता है, उसके अंदर प्रतिरोध है और उसी प्रतिरोध को श्यानता कहते हैं। और यह भी कंसेप्ट है कि कोई गाढ़ा अगर तरल होगा तो श्यानता ज्यादा होगा और पतला तरल होगा तो श्यानता कम होगा, यह ध्यान रखना आपको। और भी इसके बारे में कई कंसेप्ट आपको कई बार हम बता चुके हैं, ये सब तो आपको एकदम यूज टू हो जाना चाहिए अभी तक में। तो ये हमारा कैसा तो विस्कस फ्लूइड है, यानी कि इसके श्यान तरल है। और श्यान तरल कहने का मतलब अगर ये ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो जाहिर सी बात इसकी गति बढ़ेगी। तो आप कहेंगे सर अगर ये वस्तु यहां से नीचे की ओर गिर रहा है, मान लेते हैं कि जिस वस्तु को हम गिरा रहे हैं, जिस गेंद को यहां से हम गिरा रहे थे, वो गेंद अगर ऊपर से नीचे गिरना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी गति क्या होगी, तो उसकी गति बढ़ेगी। उसकी गति क्या होगी मेरे भाई, तो जाहिर सी बात अगर वो गेंद हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी गति कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात अगर पेन को भी आप ऊपर से नीचे गिराते तो पेन की गति बढ़ती है, तो वैसे ही इसको जब गिराएंगे तो इसकी गति बढ़ेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई, एक समय ऐसा आएगा जब ये यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इसका जो भार नीचे काम कर चुकी, भारे की वजह से नीचे आ रहा था, इसका जो भार होगा W, वो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर जो बॉयंसी फोर्स इस पर काम कर रहा है और जो ड्रैग फोर्स इस पर काम कर रहा है, ये आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि जो इसका भार होगा वो कहीं ना कहीं बॉयंसी फोर्स और यहां पर ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा। और जब बॉयंसी फोर्स और ड्रैग फोर्स ये दोनों मिल करके इसको बराबर कर लेगा, ये दोनों बराबर कर लेगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात इस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे इस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेट फोर्स कहने का मतलब है कि टोटल फोर्स, नेट फोर्स हमारा, यानी कि इसका ये टोटल हमारा 10 है, ये भी 10 है, दोनों घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी कहेंगे, 0 हो जाएगा। जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि F बराबर हमारा ma होता है। और अगर हमारा फोर्स 0 हो गया तो हम कहेंगे यहां पर कि ma होगा, और m तो 0 होने वाला नहीं, तो a तो हमारा 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हमारा फोर्स ही 0 हो गया तो त्वरण भी 0 हो जाएगा। और किसी का अगर त्वरण अगर 0 होता है, इसका मतलब होता है कि उसका वेग अब कांस्टेंट हो गया। और हम आपको कितनी बार पढ़ाते आ रहे हैं, अगर किसी का वेग अगर बढ़ता त्वरण का मान पॉजिटिव होता, बताइए बताए हैं कि नहीं बताए हैं। और अगर किसी का वेग अगर घटता है तो त्वरण का मान नेगेटिव, उसको नेगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं। और किसी का वेग अगर एक समान होता तो मैंने ये भी बोला है कि बताओ त्वरण का मान क्या बात कहेंगे, 0 होगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट देख रहे हैं, अगर ये वाला फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला जो भार आपस में बराबर हो जाएगा तो इस वस्तु पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वैल्यू नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो मेरे भाई फोर्स का मान अगर 0 करेंगे तो ए का मान 0 हो जाएगा, और त्वरण का मान अगर 0 हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या ये वस्तु अगर दोनों बल बराबर है, क्या वस्तु नीचे नहीं आएगा, आएगा नीचे, लेकिन उसकी गति क्या होगी, तो एक समान गति हो जाएगी। तो मेरे भाई, और एक समान जो गति, जहां पर एक समान गति हो गई, यही एक समान गति क्या कहलाता है, इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, इसी को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब इससे कंसेप्ट पर आप आइए, और क्या कहता है, कहता है मेरे भाई जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में गिरते गिरते सीमांत वेग को प्राप्त करता है। सीमांत वेग कौन सा वेग है, तो मेरे भाई जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसी को सीमांत वेग कहेंगे, इसी को सीमांत वेग कहेंगे, और इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। जब ये वेलोसिटी को पाएगा तो त्वरण का मान 0 हो जाएगा, तो कहेंगे त्वरण तो 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये कंसेप्ट हमारा कह रहा है और इस बात को ऐसे ही समझना है। दूसरी बात कहता है उस पर लगने वाले कुल बल यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। दूसरा कहता है कि नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर कितना लगता है, उस वस्तु के भार के बराबर लगता है। अगर आपसे कोई कहता है बताइए आप पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो आप आंख बंद करिएगा, हमारे भार के बराबर लगता है। और हमारा भार कितना होगा, कहेंगे m गुना g होता है। तो कह रहा नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप यहां पर W कह दिए, और ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल को हमको कहेंगे बॉयंसी फोर्स। और श्यान कर्षण बल यानी कि विस्कस ड्रैग की बात करें, यानी कि ड्रैग फोर्स भी आप इसमें जोड़ दीजिए। और ये कह रहा है कि संतुलित योग में संतुलित हो जाता है, यानी आपस में ये बराबर, इन दोनों के योगफल ये आपस में इसके बराबर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये चीज देखने को मिलता है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है इस चीज को। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। मुरली सागर जी कह रहे हैं कि मूड में आ गए हैं। मूड में आ जाएंगे तो बहुत कुछ कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। हम थोड़ा दूसरे टाइप के इंसान हैं, बहुत प्यार से भी बात करते हैं और बहुत मूड में भी आते हैं तो बहुत कुछ खींच देते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक है, लेकिन क्वेश्चन को समझने में क्या जाता है, कंसेप्ट समझिए। कहता है कि एक समान वृत्तीय गति का नाम आपने सुना होगा, और एक समान वृत्तीय गति कहने का मतलब आप समझ लीजिए मेरे भाई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं। कर रहे किसी कण का, कह रहा है कि कर रहे किसी कण का किसी भी व्यास, मेरे भाई
एक वस्तु है, एक कण है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, असमान नहीं, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। और कहता है कि जब वो सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर पाथ के किसी भी व्यास पर उसका प्रक्षेप क्या होगा, ये पूछा गया है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर हम सर्कुलर मोशन की अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरे भाई कहने के बाद जो सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। अब यहां पर बात आता है कि सर्कुलर मोशन हम उसी को कहते हैं जो दूसरे के एक्सिस के अबाउट घूमता है। अब मान लेते कि कोई वस्तु हमारा ऐसा है, मान लेते इसको हम डायमीटर यहां पर मान रहे मेरे भाई, चूंकि डायमीटर की बात कही गई तो इसको डायमीटर मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते, डायमीटर मान लिए। तो एक वस्तु हमारा कहां है, तो एक वस्तु को हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर एक वस्तु को हम रखते हैं, ये एक वस्तु हमारा सेंटर पे, और दूसरी वस्तु जो हमारा यहां पर है जो सर्कुलर मोशन कर रही है उसको हम कहीं और बैठाते हैं। मान लेते कि उस वस्तु को यहां बैठा दिए मेरे भाई, जो वस्तु सर्कुलर मोशन में वो यहां पर है और जो वस्तु एसएचएम में वो यहां पर। इस बात को समझिए गौर से क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये वस्तु हमारा अलग है, ये वस्तु हमारा अलग है, और दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो उसी को त्रिज्या कहते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई ये हमारा क्या कहेंगे यहां त्रिज्या, इस बात को समझिएगा। अब होगा क्या जब आप सर्कुलर मोशन करेंगे, चूंकि 3D चीज है इसको समझना। और अगर ये वस्तु हमारा मान लेते कि यहां से सर्कुलेट करके यहां पहुंचेगा, तो जैसे ये पहुंचेगा ये भी भागेगा आगे। ये अगर यहां से यहां पहुंचा तो ये भी यहां जाएगा। फिर मेरे भाई ये अगर ये हमारा आगे सर्कुलेट करते हुए, अगर आगे सर्कुलेट करते हुए फिर हमारा अगर यहां पर पहुंचेगा, ये वाला जब यहां पर पहुंचेगा तो फिर ये हमारा यहां आ जाएगा। नहीं समझ रहे बात को? अगर ये आप समझिए गौर से, इस बात को समझना गौर से, हम जो कहना चाह रहे हैं होगा क्या, ये वाला जो हमारा वस्तु है, ये वस्तु अगर चल करके ये वस्तु क्या करेगा, तो ये वस्तु चल करके ऐसे चलेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, यहां पर पहुंचेगा दोनों। लेकिन जैसे ये ऊपर जाना शुरू करके तो ये फिर पीछे आना शुरू कर देगा। इससे डंटा लगा हुआ है, ऐसे आगे ऐसे आना शुरू कर देगा, ऐसे फिर यहां पहुंचेगा। फिर जैसे ही इससे ये आगे आना शुरू कर, ऐसे करके जैसे ही ये आगे आना शुरू करेगा, ये फिर ऐसे करके आना आगे शुरू करेगा, यहां पर पहुंचेगा। और फिर मेरे भाई क्या होगा कि ये जैसे ही ये क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा फिर नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा तो ये फिर आने शुरू ऐसे करेगा। तो आप इस बात को समझिए मेरे भाई, यहां पर जो हमारा मोशन हो रहा है, तो एक तो हमारा सर्कुलर मोशन में ये भाग ले रहा है, ये मोशन कैसा कर रहा है, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब है एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं, ये वाला जो वस्तु हमारा था, जिस वस्तु को आप यहां पर देख रहे हैं, ये वस्तु इसी पर ऐसे से कर रहा था, तो ये वस्तु एसएचएम करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये वस्तु क्या करता है, एसएचएम करता है। डायमीटर के लोग एसएचएम करता है, आगे जाता है, पीछे आता है। और अगर यहां से चल करके अगर ये यहां पहुंचा है इस तरीके से, अगर ये यहां से चल करके यहां पहुंचा है तो एक आवर्तकाल कंप्लीट करेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये भी यहां से चल करके यहां गया, फिर वापस यहां गया, फिर वापस यहां आया, तो इसका आवर्तकाल और एसएचएम जो कर रही वस्तु उसका भी आवर्तकाल सेम होगा। और आवर्तकाल कहने का मतलब जिस जगह से चलना शुरू किया उसी जगह पर अगर पहुंचता तो उसको आवर्तकाल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मामला क्या है मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। अगर वस्तु यहां से चल करके ऐसे करके घूम करके अगर यहां पर पहुंचती है तो उसका एक आवर्तकाल कंप्लीट होगा। तो ये भी बैठा नहीं रहेगा, जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे आएगा, जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा तो फिर ऐसे चलेगा, फिर यहां से यहां अगर ये आएगा तो फिर आगे जाएगा, फिर यहां से यहां मेरे भाई जब ये नीचे आएगा तो फिर यहां से यहां पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है इसका आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो कहीं सेम हो जाएगा। एक वस्तु को मैंने यहां पर ए माना और एक वस्तु को हमने क्या माना, तो मान लेते कि यहां पर बी माना, और हम कहेंगे अगर ये ए वस्तु और ये अगर बी वस्तु है तो दोनों का आवर्तकाल सेम होगा। तो वस्तु ए और वस्तु बी का आवर्तकाल क्या होगा, तो मेरे पास ध्यान रखना, वस्तु ए तथा अगर वस्तु बी की बात करते दोनों का आवर्तकाल क्या होगा, तो दोनों का वस्तु ए तथा वस्तु बी का आवर्तकाल क्या होगा, वस्तु ए तथा वस्तु बी का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, कि यहां पर हमारा सेम होगा। इस बात को मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपसे वही चीज कह रहा है कि सरल आवर्त गति एसएचएम करता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब एक समान वृत्तीय गति कर रहे किसी कण का किसी व्यास पर जब देखिएगा, किसी व्यास पर जब देखिए तो एसएचएम करता है, व्यास पर एसएचएम करता है, जबकि पाथ सर्कुलर पाथ ये है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, आपसे व्यास पर पूछा गया है तो व्यास पर वस्तु क्या करे, एसएचएम करेगा। और कहता है मेरे भाई कि आवर्तकाल जो होगा वृत्तीय गति के आवर्तकाल के बराबर होगा। तो जो एसएचएम कर रहा है उसका जो आवर्तकाल होगा और जो वृत्तीय गति कर रहा है उसका आवर्तकाल दोनों का क्या होगा, कहेंगे सेम होगा।
दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मेरे भाई कहता है कि अगर अगर ये वस्तु यहां से यहां आ गई तो इसका आयाम ये होगा, ये हाइट आयाम होगा तो, और हाइट त्रिज्या के बराबर होगा, तो मेरे भाई आयाम जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर्स जो हमारे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये किसी भी सूरत में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा कैसे एसएचएम हमारा यहां पर हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि किसी बिंदु को गुरुत्वीय विभव को अनंत से उस बिंदु तक एकांक द्रव्यमान लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव को अनंत से, मेरे भाई कहने का मतलब है मान लेते कि यहां पर हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये सेंटर है। अब कह रहे यहां पर अनंत पर एक वस्तु है जिसका वस्तु का द्रव्यमान मान लेते स्मॉल एम है, और इस वस्तु को मेरे भाई इस बिंदु पर लेकर के आना। इस वस्तु को कहां से कहां लेकर के आना है, तो इस वस्तु को यहां से यहां तक हमको लेकर के आना है, इस जगह पर लेकर के आना है। समझना गौर से, अगर इस वस्तु को इस जगह पर लेकर के आना तो ये कहां है, तो अनंत डिस्टेंस पर है, ये पृथ्वी की सतह से अनंत डिस्टेंस पर है। किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव को, किसको, गुरुत्वीय विभव को अनंत से उस बिंदु तक एकांक द्रव्यमान को लाने में किए गए कार्य जो हमारा होगा किस रूप में परिभाषित होगा, ये पूछा गया है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां से लेकर के जब यहां आएगा तो जो पोटेंशियल इसमें होगा वो पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, तो कहेंगे W/m के बराबर होगा, और ये हमारा जो मास है उसी से डिवाइड कर देंगे, और हम कहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा, या फिर हम कहेंगे जो पोटेंशियल हमारा, इसको पोटेंशियल ही कहिए तो ज्यादा सही रहेगा, इसको विभव कहेंगे। पोटेंशियल कहने का मतलब ये गुरुत्वीय विभव है, इस बात को ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला हमारा W/m हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ होगा, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे इसलिए माइनस के साथ हमारा होगा। अब यहां पर मेरे पास का यूनिट क्या होता है, कार्य का यूनिट जूल होता है और द्रव्यमान का यूनिट केजी हुआ, तो जूल पर केजी होगा, फॉर्मूला में नेगेटिव के साथ आएगा। और जो हमारा गुरुत्वीय विभव होता है अदिश राशि होती है, याद रखना। और दूसरी बात गुरुत्वाकर्षण जैसे आकर्षी बल के लिए हमेशा वो ऋणात्मक के रूप में हमारा होगा, इसलिए नेगेटिव हमारा यहां पर होता है, और इसका यूनिट जो हमारा जूल पर केजी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला कह रहा है मेरे भाई कि चुंबकीय प्रवृत्ति x का मान, ईटा का मान छोटा और धनात्मक किसके लिए होता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, हम सभी लोग जानते हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में, किसको नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता होगा यहां ध्यान दीजिए गौर से। अगर किसी को चुंबकीय पदार्थ के बारे में नहीं आइडिया है तो आप यहां जान लीजिए। चुंबकीय पदार्थ के रूप में अगर देखते हैं तो मेरे भाई तीन ही कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले तो आप देखते हैं सर ये एक डायामैग्नेटिक होता है, एक डायामैग्नेटिक हमारा होता है, डायामैग्नेटिक हमारा सब्सटेंस होता है, इस बात को ध्यान, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। दूसरा अगर देखते हैं तो हमारा कैसा होता है, यहां पर हमारा पारामैग्नेटिक होता है। दूसरा हमारा कैसा होता है, यहां पर पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो तीसरा हमारा क्या होता है, यहां पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तीसरा हमारा कैसा कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला क्या है मेरे भाई, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अच्छा गुण चुंबकीय गुण इसमें होगा, सबसे घटिया गुण इसमें होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके लिए ईटा का मान जो होता है वो कितना होता है, तो ईटा जो हमारा होता है उसके ईटा को ऐसे लिखते हैं, इसका मान लेस देन 0 होता है। और किसी का मान अगर लेस देन 0 हो गया इसका मतलब इसका मान निगेटिव है। किसी का मान 0 से कम तो निगेटिव ही होगा। लेकिन अगर मेरे भाई अगर फेरो और पारा की बात करते हैं, इसका वैल्यू जो हमारा होता है वो कितना होता है, याद रखना। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों का जो मान होगा हमारा कितना, तो कहेंगे यहां पर जो जीटा का मान होगा वो ग्रेटर देन हमारा 1 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ग्रेटर देन हमारा 1 होगा। इसके लिए जीटा का मान तो 1 से काफी ज्यादा होता है, इसमें 1 से ज्यादा होगा, इसमें 1 से काफी ज्यादा होगा। तो जिसके लिए जीटा का मान मेरे भाई ज्यादा होता है उसमें चुंबकीय गुण ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जीटा का मान छोटा होता है, अब समझा देते हैं, तो ऐसे समझिए, इसके लिए कंडीशन ही बता देते हैं।
अगर हम यहां पर पारा की बात करेंगे इसके लिए जीटा की अगर बात करते हैं इसके लिए ग्रेटर देन 1 होगा। अगर हम लोग फेरो की बात करेंगे इसके लिए जीटा का मान हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से काफी बड़ा होगा। आपसे पूछा गया मेरे भाई कि जीटा का मान छोटा और धनात्मक किसके लिए होगा, ये तो ऋणात्मक होगा, 0 से कम ऋणात्मक होता है, 0 से कम ऋणात्मक होता है। तो मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग सीधा आंसर क्या करेंगे, तो कहेंगे सर ये तो हमारा नहीं हो, चूंकि ये ऋणात्मक होता है। आपसे धनात्मक छोटा भी पूछा, धनात्मक भी पूछा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो कहीं इन दोनों में छोटा कहीं ना कहीं ये है, और यही आंसर हो जाएगा, धनात्मक भी है। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, जिसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, जिसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये हमारा के साथ कहेंगे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी जो है राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि अगर हाइजेनबर्ग, देखो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पर जो क्वेश्चन आपका पूछता है ना, इसमें एक चीज याद रखना, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए मेरे भाई एक बात याद रखना, एक इक्वेशन हमारा होता है और डेल्टा पी को मोमेंटम कहते हैं, जिसको आप संवेग में परिवर्तन कहते हैं, और डेल्टा एक्स कहने वाला हमारा स्थिति की बात होता है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा एच अपॉन में 4 पाई होता है, इसका इक्वेशन होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला होता है। मेरे भाई एक बात आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस बात को आप ही स्वीकार कीजिए, ये दोनों गुणनफल में है और इसको हम संवेग कहते हैं, इसको ध्यान में रखना, इसको संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, और इसको हम लोग पोजीशन कहते हैं, यानी कि स्थिति कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर जो मामला एच की मामला है, तो मेरे भाई ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म हमारा, और ये कैसा कांस्टेंट देखेंगे, इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे, और 4 पाई जो है ये भी हमारा कहीं ना कहीं यहां पर कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास क्या रिलेशन बच करके आएगा, तो मेरे हम लोग कहेंगे कि जो डेल्टा पी गुना में डेल्टा एक्स है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होगा, कहीं यहां कांस्टेंट हो जाएगा। मेरे भाई कोई भी चीज अगर कांस्टेंट हमारा तभी हो सकता है, कोई भी चीज कांस्टेंट हमारा तभी हो सकता है अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, एक साथ दोनों का मान नहीं बढ़ सकता है, एक का मान घटेगा दूसरे का मान बढ़ेगा। कैसे, इस बात को आप समझिए यहां से। अगर इसी चीज को हम ऐसा लिखेंगे डेल्टा पी जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। हमने आपको क्या बोला मेरे भाई, पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा पी का मान घटेगा, और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू घटेगी तो डेल्टा पी का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है आपका, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर आप इसको बात को समझिए मेरे भाई कि यहां पर कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स अगर बढ़ेगा तो डेल्टा पी भी बढ़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक अगर बढ़ेगा दूसरा घटेगा ही, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत होता है वो कहता है किसी कण की यथार्थ स्थिति कहने का मतलब उसके पोजीशन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे भाई उसके यथार्थ संवेग की बात करते हैं, उसको एक साथ मापना संभव है, इस बात को असंभव है, इस बात को ध्यान रखना। एक साथ आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। एक निकालोगे दूसरा छूट जाएगा, दूसरा निकालोगे तीसरा पहला छूट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि एक साथ हम दोनों को नहीं माप सकते, क्योंकि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक साथ दोनों का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। आप मेजरमेंट करेंगे तो कोई एक ही चीज बढ़ेगा या कोई एक ही चीज घटेगा, तो एक साथ मापना असंभव है, ये इनका स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मापेंगे तो दोनों बढ़ना चाहिए, दोनों घटना चाहिए, तब संभव होता। यहां पता चल रहा है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि मेरे भाई किसी कण की अगर स्थिति और संवेग एक साथ उसको मापना असंभव है, ये स्टेटमेंट मेरे भाई पूरी तरीके से इसका राइट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कहता है एक राशि को जितनी अधिक परिशुद्धता से जाना जाता है, दूसरी राशि को उतनी ही कम परिशुद्धता। एक को अगर हम ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं तो एक को कम एक्यूरेट मानना पड़ेगा। मेरे भाई दोनों में उल्टा रिलेशन, इस बात को ध्यान रखना। स्टेटमेंट पूरी तरीके से सैटिस्फाइड करता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमारा होता है माइक्रो पार्टिकल्स के लिए एलिजिबल होता है। माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर जो हमारा वेव की तरह काम करता है, जो तरंग के रूप में हमारा चलता है, इतना छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के जैसा हमारा होता है, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है। यह सिद्धांत केवल कहां पर, तो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना। भारी वस्तु के लिए नहीं है, स्थूल वस्तु के लिए नहीं, भारी वस्तु के लिए नहीं है। मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो आप सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि अमोनिया की वास्तविक ज्यामिति जो होती है वो हमारा कैसा, वास्तविक में अमोनिया का आकार कैसा होता है, तो हमारा यहां पर बोला गया है कि ट्राइगोनल पिरामिड होता है, लेकिन कहता है कि ना कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये क्वेश्चन बोला, क्यों ऐसा नहीं होता ये बोला गया है। अब देखो मेरे अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एन, अमोनिया को NH3 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर एक N है, 3 को H लगा दीजिए, ऐसे H लगा दीजिए।
अगर ऐसे एच लगाएंगे, ऐसे एच लगाएंगे, ऐसे एच लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितनी, तो 5 होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है, 5 नहीं होता, 7। 5 कौन बोल दिया? यहां पर नाइट्रोजन का कितना कहेंगे? 7 होगा। अगर नाइट्रोजन की अगर 7 की बात करें, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या अगर 7 है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो परमाणु संख्या के बराबर यानी 7 ही होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हमारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और भाग ले लिया। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 5 जाएगा। तो 2 तो ऑलरेडी भाग ले चुका है, बचा कौन? तो 5, और यही 5 भाग लेने के लिए आएगा। तो 3 को तो यहां एडजस्ट कर लिया, 2 को बेचारा बच गया, यहां पर 2 को बच गया। अब ये जो 2 को हमारा बच गया मेरे भाई, ये 2 को इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को लोन पेयर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। इस बात को, इसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको ऐसे नहीं रहने देगा जैसा आप देख रहे हैं, इसको ऐसे नहीं रहने देगा। इसको क्या करेगा? तो ये लोन पेयर ऐसे करके धक्का देगा, इस हाइड्रोजन को भी धक्का देगा और इस हाइड्रोजन को भी धक्का देगा। मेरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं, बात को समझिए। अगर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ, हम पहले छोड़ दिए। अगर ऐसा ऐसा अगर होता तब तो प्लेनर स्ट्रक्चर का हो जाता। कैसा होता मेरे भाई? त्रिकोणीय, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता, समतलीय हो जाता, ऐसा हो जाता। लेकिन ऊपर में लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा? धक्का देगा तो ऐसे मोड़ देगा उसको, और जब ऐसे मोड़ेगा तो मेरे भाई वो पिरामिड का स्ट्रक्चर लेता है, वो प्लेनर नहीं रह जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपको बोला गया कि अमोनिया की वास्तविक आकृति कैसी है? तो कहीं यहां पर त्रिकोणीय पिरामिड होती है, यानी कि ट्रायंगुलर पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है, ना कि मेरे भाई कैसा स्ट्रक्चर, ना कि उसका समतलीय स्ट्रक्चर होगा। समतलीय क्यों नहीं होगा? ऊपर में लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करेगा? उसको धक्का देगा, ऐसे मोड़ देगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो आप आंसर क्या करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच विद्युत ऋणात्मक तत्व का अंतर होगा। नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होगी। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति को ही लोन पेयर कहते हैं। और जो क्या करेगा मेरे भाई? रिपल्सन पैदा करेगा। रिपल्सन पैदा करेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा, रिपल्सन पैदा करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। और ऐसी परिस्थिति मेरे भाई वो पिरामिड का स्ट्रक्चर ले लेता है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका किसी भी सूरत में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मेरे भाई ध्यान रखेंगे ऐसे करके। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। ये इसके पीछे का मेन कंसेप्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अणु में त्रिबंध की उपस्थिति, ये कैसे हो जाएगा? रे कंसेप्ट बता दिए, तैयो समझ नहीं पा रहा है। बताओ तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहां पर मेरे भाई केपी और केसी के बीच में रिलेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमारा है। तो केपी और केसी मेरे भी कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट, एक तो हमारा प्रोडक्ट का कांस्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, और हमारा वो एक हमारा किधर तो कहेंगे यहाँ पर, एक को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक को हम लोग बोलते हैं इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, इधर को रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको प्रोडक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है मेरे भाई? तो केपी बराबर होता है केसी, और गुना में होता है आर टी टू दी पावर एन होता है। सॉरी एन नहीं, डेल्टा एन कहिए, डेल्टा एन होता है। इस बात को डेल्टा एन क्या है मेरे भाई? तो डेल्टा एन इस बात का सूचक है। डेल्टा एन का मतलब होता है डिफरेंस इन एन, यानी कि डिफरेंस इन मोल। और डिफरेंस इन मोल कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट का जो टोटल मोल होगा और जो प्रोडक्ट का टोटल मोल होगा, उन दोनों का डिफरेंस को बताता है मेरे भाई। डेल्टा एन का मतलब होता है कि n1 माइनस आप n2 कर लीजिए, यानी कि इधर का जो मोल होगा, इधर का मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा पहला समीकरण है। इस समीकरण में प्रोडक्ट का मोल कितना कहेंगे? 2 ही है, लेकिन रिएक्टेंट का मोल देखिएगा तो यहां 3 है, और यहां कुछ नहीं छुपा हुआ, तो यहां 1 तो होबे करेगा। तो इधर हमारा कितना होगा? इधर हमारा 4 हो जाएगा, और इधर हमारा कितना कहेंगे? 2 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में हमारा 4 में से 2 निकल जाएगा और बचेगा 2। तो डेल्टा एन की वैल्यू इस केस में हमारा कितना कहेंगे? 2 हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे n माइनस n2 कर देंगे। यहां पर 2 है और यहां पर कितना, और याद रखना इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर ये 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1, तो कहेंगे 2 में से 2 कितना होगा? कहेंगे 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो गया।
मेरे भाई दो में से आप क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किस एक के लिए केपी का मान, केपी यानी कि पी लगा हुआ, केपी का मान और केसी के बराबर हो जाना चाहिए, यानी इन दोनों को बराबर होना, इसको कहीं ना कहीं यहां पर 1 होना पड़ेगा। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 करते हैं तो यहां पर हम कहेंगे इसका मोल अगर 2 है तो यहां पर अगर मोल 1 है, यहां पर भी एक मोल हमारा होगा, तो ये 1 जोड़ 1 मिलकर के 2, 2 में से 2 जीरेगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशंस के हिसाब से अगर देखते हैं, बी वाले ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो हम सीधा कहेंगे सर केपी तो चलो ठीक है, केसी भी हमारा ठीक है, लेकिन आरटी भी हमारा ठीक है, लेकिन अगर इस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, तो 0 होगी। दुनिया में किसी का भी पावर अगर 0 लगाओ तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, कंसेप्ट कहता है। तो मेरे भाई केपी बराबर हमारा केसी हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 0 है, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो मेरे भाई इसके लिए एक इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, बाद बाकी ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसमें 1 जोड़ 1 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 यहां पर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केपी बराबर केसी नहीं होगा। तो कौन सा ऐसे समीकरण है जो केपी बराबर केसी को बताता, तो ऑप्शन नंबर बी ही बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला ग्राफ अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में मेरे सबसे कम अगर हमारा क्या है, तो अगर सबसे कम अगर मान लेते हैं यहां पर हमारा क्या, तो अम्लीय प्रबलता सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो इथेनॉल, यानी कहने जो एल्कोहल होता है वो मेरे भाई बहुत कम, आप दुर्बल अम्ल कह सकते हैं उसको, वो बहुत हमारा कम क्या होता है, एसिडिक होता है। एल्कोहल की हम बात करते हैं, लेकिन फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और फिनॉल जल फिनॉल के बाद जल के बाद हमारा एथेनॉल होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये इसका ऑर्डर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कहता है कि कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है और शेष ऑक्सीजन है। एक यौगिक का वाष्प घनत्व कितना दे रखा है, तो कोई आपको दे रखा है यौगिक का जो वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी दे रखा है वो हमारा 30 है। तो बताइए उसका आणविक सूत्र क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। मेरे पास केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला आता है जिसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं, और मैंने आपको केमिस्ट्री जब पढ़ा रखा, जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें हम बोले भी थे कि आणविक द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है, और आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है 2 गुना में क्या, तो कहेंगे वाष्प घनत्व, 2 गुना में क्या होगा, तो इसको हम लोग वाष्प घनत्व कहते हैं, ध्यान रखना। अब मामला क्या है मेरे भाई, आपको आणविक द्रव्यमान चाहिए, आणविक सूत्र मतलब आणविक द्रव्यमान आपको निकलेगा तभी तो सूत्र निकालिएगा। आपको आणविक सूत्र पूछा गया तो आपको आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, और 2 गुना वाष्प घनत्व आपको मेरे भाई यहां पर वाष्प घनत्व दे रखा है कितना, तो वाष्प का घनत्व आपको दे रखा है 30, तो आप 30 से गुना कर दीजिए, तो आपके आणविक द्रव्यमान कितना, तो 60 आ गया। अब कह रहा है मेरे भाई कि वैसा आप यौगिक बताइए जिसका आणविक द्रव्यमान कितना, तो 60 है। आप मेरे भाई इसका आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर कार्बन का कितना होगा, तो कहेंगे 12 हो जाएगा जोर। हाइड्रोजन 2 को, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो कहेंगे 2 जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना, 16, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे 16 और 4 20 और 10 कितना, तो कहेंगे 30 हो जाएगा। 16 2 18 12 30 हो जाएगा मेरे भाई। यहां 30 आ रहा है, यहां तो 60 की जरूरत है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसको चेक करते हैं, अगर इसको चेक करेगा पूरा तो कहेंगे कार्बन का, हमारा कार्बन का होता 12 और 12 दूना 24, यानी कि ये तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 4 होता है, कहेंगे 4 हो गया, 4 गुना 1 4 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुना 2 कितना, तो कहेंगे ये 32 हो जाएगा, और 32 4 कितना 36, 36 4 40 और 40 भी 60, यानी ये 60 हो गया मेरे भाई। यही हमारा 60 दे रहा था, यही यौगिक हमारा संभव होगा पाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए आप। 12 तिहाई कितना, तो कहेंगे 36, ये हमारा 6 हो गया। 16 तिहाई कितना, 48, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा क्या होता, कहेंगे ग्रेटर देन हमारा 60 हो जाएगा, 60 से तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आणविक सूत्र पूछा गया था, आणविक द्रव्यमान हमने निकाला, और आणविक द्रव्यमान के हिसाब से आणविक शत्रुओं को हमने सेटिस्फाइड करवाया। नहीं समझ में आ रहा है, बंद कर देंगे क्लास। नहीं समझ में आ रहा तो बंद कर देंगे क्लास। अगला क्वेश्चन है, क्या है, मॉन्स प्रोसेस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था और मॉन्स प्रोसेस के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था मेरे भाई, याद कीजिएगा मॉन्स प्रोसेस से हम लोग किसको, तो याद रखना कि मॉन्स प्रोसेस हमारा क्या, तो धातु के निष्कर्षण की एक विधि है, धातु को प्यूरिफाई करने की एक विधि है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई मॉन्स प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मॉन्स प्रोसेस हमारा है ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना धातु को प्यूरिफाई करने की विधि, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये धातु को प्यूरिफाई करने की एक विधि, इस बात को ध्यान रखना। धातु को प्यूरिफाई करने की विधि, इस बात को ध्यान रखना। धातु को प्यूरिफाई करने की विधि है जिसको हम लोग मॉन्स प्रोसेस कहते हैं। लेकिन किस धातु के लिए एलिजिबल है, याद रखना मेरे भाई, निकल के लिए होगा। मैंने आपको क्लास में ही बताया है, मैंने आपको यहां पर बताए थे, एक दिन टेस्ट में ही ये क्वेश्चन आपका आया था। एक 1 आर्कल प्रोसेस भी हमारा था। 1 आर्कल प्रोसेस से हम लोग टाइटेनियम और जिरकोनियम को क्या करते थे, प्यूरिफाई करते हैं। इस दोनों को प्यूरिफाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, इन दोनों को अगर प्यूरिफाई करना होगा, अगर इन दोनों को प्यूरिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना इन दोनों को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं,
शायद ये हमारा वेन आर्केल प्रोसेस ही था, वेन आर्केल प्रोसेस ही होगा शायद, वेन आर्केल प्रोसेस एक बार मिला लीजिएगा फिर भी आप लोग, वेन आर्केल प्रोसेस से ही हम लोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक दिन ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम आपके टेस्ट में आया था। तो मॉन्स आपको मेरे भाई जितना भी टेस्ट का क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो तो आपके जुबान पर रहना चाहिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एंट्रोपी घटती है? तो सबसे पहला चीज है मेरे भाई एंट्रोपी कहते किसको, ये फीलिंग नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज है कि आप एंट्रोपी को समझिए। अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी को एंट्रोपी ही कहते हैं, इस बात को मेरे भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी एंट्रोपी की बात होती है तो मेरे भाई इस बात ध्यान, एंट्रोपी का जो कंसेप्ट मिला वो कहां से मिला है, तो आप एक लाइन में जान लीजिए कि एंट्रोपी का कंसेप्ट कहां से मिला है। तो एक बात आपको ध्यान रखना, इसका कंसेप्ट हम उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से मिला है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उष्मागतिकी, ये न्यूटन नहीं है, उष्मागतिकी का नियम है। लेकिन उष्मागतिकी कौन सा नियम की बात करेंगे, तो द्वितीय नियम की बात करेंगे। घोट करके पी जाना मेरे भाई जो मैं कह रहा हूं आपको। अब कहता कि एंट्रोपी उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि एंट्रोपी कहते किसको है, ये तो कंसेप्ट मिला उष्मागतिकी द्वितीय, लेकिन एंट्रोपी होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। किसको एंट्रोपी कहते हैं, तो डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं। डिसऑर्डरनेस को क्या कहते हैं, तो डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहा जाता है, एक लाइन में आप जान लीजिए। अगर डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं, इसका मतलब है मेरे भाई किसी का ऑर्डर अगर बहुत बढ़िया होगा तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, और अगर आप गर्म कर दिए उसकी मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग गया, इधर उधर भाग गया, डिसऑर्डर ज्यादा हो गया, एंट्रोपी बढ़ जाएगा। अब आप समझिए गौर से, जल अगर वाष्पीकृत होगा तो जल का वाष्पीकरण होगा तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इस केस में मेरे भाई एंट्रोपी क्या होगा, कि एंट्रोपी यहां पे बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी को एस से दिखाते हैं ये बढ़ जाएंगे। एंट्रोपी को किससे, तो एस से सूचित करते हैं, ध्यान रखना। आयोडीन का उत्पादन, जैसे हमारे मेरे भाई आयोडीन हमारा ठोस पदार्थ, आप गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट ठोस से वाष्प में परिवर्तित होगा, जाहिर सी बात है कि यहां पर एंट्रोपी बढ़ेगा, उसका रेंडमनेस बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अगर जलवाष्प का संघनन करते हैं मेरे भाई तो जाहिर सी बात है कि आप वाष्प को क्या बना रहे हैं, तो आप वाष्प को मेरे भाई यहां पर पानी बना रहे हैं। आप वाष्प को पानी बना रहे हैं यानी कहीं ना कहीं आप उष्मा को कम कर रहे हैं। जब वाष्प को पानी बनाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको तापमान कम करना पड़ेगा, और जब तापमान कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होगा, कहेंगे ऑर्डरनेस उसका कम होगा, डिसऑर्डरनेस उसका कम होगा। यानी कि आप वाष्प को पानी बनाएंगे, इसका डिसऑर्डरनेस ज्यादा था, मॉलिक्यूल्स गैस के रूप में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन जैसे पानी बना उसका ऑर्डरनेस, हमारा डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा। तो मेरे भी हम सीधा कहेंगे अगर वाष्प से पानी बना तो मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस घट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कहेंगे यहां पर डिसऑर्डरनेस की हम बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डरनेस की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डरनेस है ये कहीं ना कहीं घटेगा, और अगर मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस घटा तो सीधा कहेंगे मेरे भाई एंट्रोपी भी घट गया। इस बात को आप किसी भी सूरत में मेरे भाई यहां पर देखेंगे, एंट्रोपी भी हमारा, एंट्रोपी को ऐसे दिखाते हैं, ये भी घट जाएगा, एंट्रोपी भी घट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता है जिंदगी में नहीं बनेगा जो बात मैं कह रहा हूं, और वो बात अगर आप बांध लिए, गांठ मान लिए, तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके कंसेप्ट को कभी छीन सकता है। बशर्ते कि बस और बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और जितना हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लिखने के लिए भी आना चाहिए, बोलने के लिए भी आना चाहिए, और समझने के लिए भी आना चाहिए, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको पूरे के पूरे, आपको मेरे भाई पूरी की पूरी जान लगानी पड़ेगी। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोगों को लगता है कि सर हम आपको बताना चाहते हैं, आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। आप किस दुनिया में घूम रहे हैं, जिसको ये लग रहा है ना कि हवा में तीर मार देंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम तोड़ फोड़ देंगे, याद रखना पछताओगे उस दिन। और जो लोग इस दिन जितना मेहनत करेगा, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, जितना थ्योरी रिवाइज करेगा, जो वीक है उसको मजबूत करेगा, जो नहीं पढ़ा है उसको बनाएगा, वही एक दिन सक्सेसफुल इंसान कहलाएगा। इसीलिए मेरे भाई आपको किसी भी सूरत में मेहनत करते जाना है। अगर हम आपको कोई भी बैचेस देते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, हमारा टारगेट होता है कि हम ये सब पढ़ा करके आपको सिलेक्शन दिलाएं। हमारा ये टारगेट नहीं होता है मेरे भाई कि हम आपको इधर से उधर दिग्भ्रमित करें। हमारा ये टारगेट होता है जो अच्छे टीचर होंगे कभी स्टूडेंट को इधर उधर भटका नहीं सकता है। वो हमेशा कोशिश करेगा कि अगर मेरे पास आ गया तो किसी भी सूरत में उसका रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन वो अच्छा शिक्षक होगा तो आपको हमेशा गाइड करेगा इस चीज के लिए। तो आप मेरे भाई हमेशा जो हम कहते हैं उस चुनौती को हमें स्वीकार कीजिए और आप आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो क्लासेस है ये भी मैंने दिया है, आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध है। आप बस मेहनत तो कीजिए, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट को आप कंडक्ट कीजिए, टेस्ट दीजिए आप डेली बेसिस पर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़िए, नियुक्ति बैच की क्लासेस चल रहा है, आप उसको कीजिए। ये नहीं कि एगो ले लिया आप 30 मार्क खाना हो गया, आपको सब करना पड़ेगा।
अगर बायोलॉजी वीक है तो बायोलॉजी के लिए याद रखिएगा, इसीलिए रामबाण बैच लेकर के आए, बायोलॉजी स्पेशल क्लास अलग ही हो गया, उस क्लासेस को भी आप कर सकते हैं। किसी को साइंस थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो साइंस की क्लासेस भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को हमें रहने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम रहने देते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय बहुलक हमारा उदाहरण। जैव निम्नकरणीय का मतलब आप क्या समझते हैं मेरे, जिसको आप बैक्टीरिया वायरस से सरा गला सकते हैं, जिसको आप जैव निम्नकरणीय कहने का मतलब हमारा क्या होता है। अगर जैव निम्नकरणीय की अगर हम बात करते हैं, जैव निम्नकरणीय जो बहुलक हमारा जो पॉलीमर होगा उसकी अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई जिसको बैक्टीरिया वायरस सला गला सकता है, जिसको बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया वायरस की बात करते हैं, जिसको बैक्टीरिया वायरस सरा गला सकता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, उसको क्या कर सकता है, कहेंगे सरा गला सकता है। जिसको बैक्टीरिया वायरस सरा गला सकता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, जैव निम्नकरणीय बहुलक कहते हैं, जिसको हम लोग यहां पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के नाम से जानते हैं। लेकिन आप देखिए मेरे पीवीसी जो पाइप वगैरह होता है, जो घर में हम लोग पाइप यूज करते हैं, क्या उस पाइप को बैक्टीरिया वायरस सला गला पाएगा? जहां रख दीजिएगा वहीं रह जाएगा। मेरे भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस बात को ध्यान रखना। ये अजैव है, इस बात को ध्यान रखना। ये जैव नहीं है, ये अजैव है। अगर नाइलॉन की बात करते हैं, ये भी कैसा, तो नाइलॉन भी आपका नहीं सड़ता गलता, ये भी अजैव है, बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं कर पाता है इसको। ये दोनों के दोनों अजैव है। लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, एक टर्म लिखा हुआ पॉलीबिटा डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है तो मेरे भाई एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, कहेंगे इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के रूप में हमारा होता है। याद रख लीजिएगा, अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन मिलाने से बताइए AgCl का सफेद अवक्षेप बनता था। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है मेरे भाई, क्योंकि मिश्रण में आयनों की सांद्रता के गुणनफल क्योंकि मिश्रण में आयनों का सांद्रता गुणनफल हमारा AgCl क्वेश्चंस में ही अधूरापन है। इस क्वेश्चंस में ही मेरे भाई 33 नंबर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं ना, 33 नंबर में कुछ लोचा तो था। 33 नंबर क्वेश्चंस में इसके ऑप्शंस जो हैं पूरी तरीके से मेरे पास सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम दोनों का, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का क्या, तो इसका सल्फेट, इसके सल्फेट के कारण आता है। साथ ही साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण आता है, इस बात को ध्यान रखना। इसके क्लोराइड के कारण आता है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। इसके क्लोराइड के कारण हमारा क्या तो कहेंगे, यहां पर जल में अस्थायी कठोरता आता है। और इसको दूर करने के लिए आप गर्म करके दूर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस आता है। जैसे आयन एक्सचेंज मेथड का जियोलाइट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई इसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दूर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज इस्तेमाल हमारा होता है। जैसे इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, Na2CO3 की हम बात करेंगे, Na2CO3 का इस्तेमाल करते हैं। और Na2CO3 क्या है, आप सीधा कहेंगे सर Na2CO3 हमारा वॉशिंग सोडा है, इस बात को ध्यान रखना। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरी बात, इसको दूर करने के लिए और क्या करेंगे, तो जियोलाइट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में मैंने पूरी तरीके से इसको बढ़ाया है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर जियोलाइट प्रोसेस की हम बात करें, इस बात को ध्यान रखें, जियोलाइट प्रोसेस की हम बात करते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, आयन एक्सचेंज मेथड की अगर हम बात करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आयन एक्सचेंज मेथड हमारा होता है, ये सब हमने बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको थ्योरी की क्लासेस में मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है। अब यहां पर आता है कि जल के, अगर हम यहां पर जल में अस्थायी कठोरता को अगर देखते हैं तो ये इसको किस रूप में देखते हैं, तो जल में अगर अस्थायी कठोरता होती तो वो किस रूप में होती है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई। यहां भी कैल्शियम होगा और कैल्शियम यहां भी होगा तो मैग्नीशियम भी होगा, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण यह आता है, इस बात को ध्यान रखना। दोनों के क्या होने चाहिए, तो बाइकार्बोनेट के कारण ये होता है, इस बात को ध्यान। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ऐसा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसको दूर करने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, गर्म कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, इसको दूर करने के लिए आप बॉइलिंग कर दीजिए, इसको गर्म कर दीजिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक और विधि हमारा देखा, इसको क्लार्क मेथड कहते हैं मेरे भाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लार्क मेथड से भी इसको दूर कर सकते हैं। इसको आप क्लार्क मेथड से भी दूर कर सकते हैं, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के दोनों जो हमारा क्या है, तो कहेंगे दोनों के दोनों किसके लिए, तो इससे हम लोग अस्थायी कठोरता दूर नहीं करेंगे, ये हम लोग अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर पानी में कैसी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता होगी तो इससे दूर करेंगे।
को दूर करने के, इसको दूर करने के इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम धोवन सोडा की बात करते हैं तो इससे अस्थाई और अस्थाई दोनों हमारा दूर होता है। ये बात मेरे भाई गांठ बांध लीजिएगा, इससे अस्थाई और अस्थाई दोनों हमारा दूर होता है। इससे अस्थाई भी दूर होगा और अस्थाई कठोरता भी दूर होगा, अस्थाई कठोरता भी दूर होगा और साथ ही साथ मेरे भाई ये हमारा अस्थाई कठोरता भी दूर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? मेरे भाई हमेशा सीधा होगा। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कितनी बार बोले हैं कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो पिरामिड बनता है ऑलवेज अपराइट बनता है, हमेशा ऑलवेज अपराइट का मतलब होता है कि हमेशा ऐसा बनेगा। ये किसके लिए है? तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। और मैंने ये बात कई बार बोला है आप लोगों के लिए कि ये कैसा बनेगा। तो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑलवेज अपराइट बनता है मेरे भाई, ऑलवेज अपराइट बनता है। और आपसे यही बात बोला कि जो हमेशा अपराइट बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, उसकी बात कर रहा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो आप सीधा कहेंगे एनर्जी के पिरामिड होंगे। लेकिन मेरे भाई अगर हम संख्या के पिरामिड की बात करेंगे, जिसको पिरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं, या पिरामिड्स ऑफ बायोमास की बात करते हैं, इसमें उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन इसमें कभी उल्टा नहीं बनता, इसमें ऑलवेज सीधा ही बनता है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई कहता है कि एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में वह कौन सा जिसमें सबसे प्रबल अधिक कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, जहां मानवीय गतिविधि को रोक दिया था, उसको हम लोग कौन सा कहते हैं? तो कोर क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से कोर क्षेत्र हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं। एलोपैथी वह घटना जिसमें एक पौधा रासायनिक यौगिक को छोड़ता है जो आसपास के अन्य पौधे की वृद्धि को रोकता है, और यह किस प्रकार के अंतःक्रिया का एग्जांपल से यह पूछा गया है। तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमेंसिलिज्म के नाम से जानते हैं। आपको मैंने एक बार बताया था मेरे भाई कि कमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म ये सब क्या होता है। कमेंसिलिज्म में क्या होता है? एक को तो फायदा, तो दूसरे को हमारा क्या होगा? तो कहेंगे एक को फायदा, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा बात, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा तो दूसरे को भी फायदा। फायदा का मतलब होता है प्लस, और कोई फायदा मतलब जीरो। अगर एमेंसिलिज्म की बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना एक को तो नुकसान होगा और दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा संबंध होता है। अगर मेरे भाई ऐसा संबंध आपको कहीं देखने को मिलेगा, एक को फायदा दूसरे को कोई फायदा नहीं, तो उसको कहना कमेंसिलिज्म का रिलेशन देता है। अगर कहेगा एक को फायदा दूसरे को भी फायदा, एक को फायदा दूसरे को भी फायदा, उसको क्या कहेंगे? तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और एक को नुकसान दूसरे को कोई फायदा नहीं, एक को नुकसान दूसरे को कोई फायदा नहीं, क्या कहलागा मेरे भाई? तो इसी को एमेंसिलिज्म कहते हैं। एक और होता है जिसको पैरासिटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। एक और होता है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा, एक और होता है जिसको हम लोग पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। पैरासिटिज्म में क्या होगा? तो एक को तो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होता है। एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ऐसे संबंध को कहते हैं। तो मेरे भाई यहां पर आप पढ़िए, इसको आपको समझ में आएगा। कहता है कि बताइए कि एक पौधा रासायनिक यौगिक छोड़ता है, क्या छोड़ता है? कोई केमिकल छोड़ता है, और आसपास के अन्य पौधे की वृद्धि को रोक देता है। यानी एक को नुकसान पहुंचा दिया। अगर किसी की वृद्धि को रोक दिया मेरे भाई, तो उसको नुकसान पहुंचा दिया, यानी कि नेगेटिव हो गया उसके लिए। नुकसान पहुंचाना मतलब उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, उसके लिए नेगेटिव हो गया। और कहता है कि अगर वो रासायनिक केमिकल छोड़ा तो दूसरे को नुकसान हुआ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात को ध्यान रखना। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक बड़ा प्लांट है, एक हमारा कह सकते हैं यहां पर बड़ा पौधा है, एक, अरे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हमारा बड़ा पौधा है, और यहां पर मान लेते हैं कि ये बड़ा पौधा की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा पौधा है, और एक यहां पर हमारा कह सकते हैं यहां पर हमारा छोटा पौधा की हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर बड़ा पौधा यहां पर अगर हमारा छोटा पौधा है, और बड़ा पौधा अगर छोटा पौधा के नीचे अगर हमारा खड़ा होता है, तो पता चलता है मेरे भाई कि इसको नुकसान हो जाता है, इसका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये जीरो हो जाता है। और जब ऐसे संबंधों को इसको एमेंसिलिज्म कहेंगे, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट होंगे। और भी जैसे कि मान लेते हैं कि पेनिसिलियम नोटाटम कवक का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? पेनिसिलियम नोटाटम कवक का नाम सुने कि नहीं सुने हैं? पेनिसिलियम नोटाटम कवक क्या करता है? कुछ रसायन छोड़ता है, जिस रसायन से एंटीबायोटिक बनता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंच गया, लेकिन मेरे भाई पेनिसिलियम नोटाटम कवक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे संबंध को पेनिसिलियम नोटाटम कवक और बैक्टीरिया के बीच में कैसा संबंध है? तो याद रखना, उसको एमेंसिलिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? तो उसको एमेंसिलिज्म कहेंगे। आगे चलते हैं। हमारे बाल में जू हो गया तो हमको नुकसान, बाल में जू तो जू को फायदा, हमको नुकसान, पैरासिटिज्म होगा मेरे भाई। सवाल और कवक में सवाल क्या करता है? कवक को खाना देता है, कवक क्या करता है? सवाल को रहने का जा जाता है, दोनों को फायदा, तो म्यूचुअलिज्म होता है। एक को फायदा, एक को कोई फायदा नहीं। जैसे हमने आपको बोला था रिमोरा और शार्क के बारे में, शार्क बड़ी मछली होती है और रिमोरा छोटी मछली होती है, और रिमोरा नीचे में उसके पेट में चिपक जाता है। जब बड़ा मछली खाता है शार्क, तो वही छूटा हुआ जो छोटे छोटे कण होते हैं वही रिमोरा खाता है।
तो रिमोरा का पेट भरता है, रिमोरा का फायदा होगा, लेकिन सार्क को कोई फायदा नहीं होता। एक को फायदा, एक को कोई फायदा नहीं, इसका मतलब कमेंसलिजन का रिलेशन होगा। जितना बात बोले इतना बात याद रह गया तो मेरे भाई काम आपके चल जाएंगे। ई क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे भाई, तो ये एनवायरमेंटल के क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि एलन का नियम हमारा ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पांच आमतौर पर छोटे होते हैं, पैर छोटा होता, कान भी छोटा होता है। ये इसलिए अगर ये छोटा छोटा होता है तो क्या होगा मेरे भाई, अगर बड़ा होता तो ज्यादा उष्मा का संचरण करता, छोटा है तो कम उष्मा का संचरण करता। ठंडे प्रदेश में ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ठंडी जलवायु की बात कर रहा है तो मेरे भाई ऐसा इसलिए होता है, क्यों मदद करता है, शरीर से गर्मी को क्षय होने को कम कर देता है। शरीर से गर्मी यहां पर क्या करता है, कम कर देता है, जल्दी नहीं निकलता शरीर से बाहर। अगर बड़ा बड़ा पैर हाथ रहता जल सब जगह से निकलता, और उष्मा जब सब जगह से निकलता उसको क्या करता, ठंडा लगता। जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के संबंध में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है यहां पर किसकी बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात कर रहा है मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, और आप सभी लोग जानते हैं बीओडी का नाम सुने होंगे, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से हम लोग जानते हैं। जब सूक्ष्म जैविक कचरे का विघटन करते हैं तो घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के संबंध में क्या सही है, तो जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के संबंध में हमारा ये होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर हमारा बैक्टीरिया वायरस वगैरह आएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की कमी कर देगा। इस तरीके से ये बात आपसे लिखा गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहां पर भी दे रखा है। चलिए आज का जो डिस्कशन आपका यहीं पर एंड होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है उस टॉप लेवल का, उस लेवल को हमने बोल दिया है कि लेवल को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको आप कवर करें। तो ये सब चीजें जो है हो सकता है कि ये एक दो सेट के बाद ठीक हो जाएगा, इसलिए घबराना किसी को नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर दिए क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे हम उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जहां पर जिस क्वेश्चन का मतलब होता है उसके बारे में हम आपको टोटली आईना की तरह उसको दिखा देते हैं, मिरर की तरह दिखाते हैं कि ऐसा दिखता है, इसलिए उस पर फोकस करते हैं। जो हमारे काम का नहीं तो उसको ऐसे ही हटा देते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में कल 7 बजे। कल 7 बजे नहीं, याद रखिएगा हम आप लोगों के लिए मैराथन लेकर आ गए हैं संडे को, और संडे को 50 क्वेश्चन साइंस का टॉप लेवल का क्वेश्चन चलेगा। आप तैयार रहिए, और जो लोग तैयार रहेंगे वही जीतेंगे। इसलिए याद रखिएगा संडे को नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर एक मैराथन हम साइंस का देने जा रहे हैं, और देखते हैं कितने बच्चे उस मैराथन का फायदा लेते हैं। नोटिफिकेशन लग जाएगा, उसमें थंबनेल लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। कितने बजे का टाइमिंग कल पता चल जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।